हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भाई सब लोग? बढ़िया, फाइन। चलिए, उम्मीद करता हूं मेंस आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा, शानदार परसेंटाइल फोड़ोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन अब हमें आगे के बारे में सोचना है, और आगे इन द सेंस यानी कि एडवांस के बारे में सोचना है। ओके, तो एडवांस की प्रिपरेशन पे अब हमें फोकस करना है, और पर्टिकुलर कुछ जो टॉपिक्स हैं मैं आज लाया हूं, जैसे पीरियोडिक टेबल हो गया, आपका केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। तो इसके जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, अननेसेसरी का जो भी क्वेश्चंस थे फालतू के, वो सब मैंने हटा दिए हैं। मेन जो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने उन पे फोकस करने की कोशिश की है। ओके, नंबर वन। नंबर सेकंड, इन टॉपिक्स को शुरू करने से पहले आपके मन में जो एक क्वेरी होती है, मैं मेरे से कई बच्चे टेलीग्राम पे, इंस्टा पे, हर जगह पूछते रहते हैं, सर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं? यानी कि जैसे पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, कोऑर्डिनेशन है, तो क्या इनमें भी कोई ऐसे टॉपिक्स हैं क्या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनके ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस करूं, या शुरू से लेके आखिर तक पढ़ता हुआ चला जाऊं? तो भाई उन्हीं सारे आपके मन के जो भी सवाल हैं उनका जवाब मैं आपके सामने लेके आया हूं, जरा ध्यान से सुन लेना। पॉइंट नंबर वन, इनऑर्गेनिक पे अगर कंट्रोल करना है, बात समझ में आ रही है? इनऑर्गेनिक बेटा एक बिगड़ैल शेर है, बात समझ में आ रही है? इनऑर्गेनिक क्या है? एक बिगड़ैल शेर है, और अगर इस पे काबू करना है, कंट्रोल करना है, तो सारा का सारा मामला मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनऑर्गेनिक और कुछ नहीं, एक गेम है किसका? सीक्वेंस का। तो सीक्वेंस को फॉलो करिए। तो सीक्वेंस को अगर फॉलो करेंगे तो इनऑर्गेनिक पे क्या करेंगे बेटा? आप कंट्रोल कर पाएंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल पे फोकस करना है। पीरियोडिक टेबल में आपको किन चीजों पे फोकस करना है बेटा? स्पेशली जो ट्रेंड होते हैं उन पे ले दे करके हमें चार ट्रेंड हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक रेडियस का, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, आयनाइजेशन एनर्जी का, और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ट्रेंड सबसे कम पूछा जाता है क्योंकि उसमें मिनिमम एक्सेप्शन है, बहुत ही कम एक्सेप्शन है, सब नॉर्मल ही हैं जो भी हैं। लेकिन रेडियस हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, ये ऐसे ट्रेंड हैं जिनमें एक्सेप्शंस कूट कूट के भरे हुए हैं। तो भाई मेरे, मैंने आपको हिंट दे दिया है कि जब पीरियोडिक टेबल आप तैयार करें तो तीन चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करें: रेडियस पे, आयनाइजेशन एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूं। क्या? जहां है एक्सेप्शन वहां से आएगा क्वेश्चन। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस बात की रहती है क्या कि जहां पे एक्सेप्शन है वहां से क्वेश्चन आना कंफर्म है। तो इस बात पे हमेशा ध्यान रखना, यह चीज आपकी जान बचाने में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है। अब आप बोलेंगे सर एक्सेप्शन तो डेटाबेस होते हैं। बिल्कुल गलत। एक्सेप्शन जो हैं, कम से कम 95% जो एक्सेप्शंस हैं उनके अपने कोई ना कोई लॉजिक्स हैं, और जिनके अपने लॉजिक हैं बेटा ज्यादातर वही पूछे जाते हैं। डेटाबेस ना के बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, उनको भी पता है कि बच्चों से किस तरह के क्वेश्चंस रखने हैं बच्चों के सामने जिनका वो प्रॉपर रिप्लाई दे सकें। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान रख करके पूछे जाते हैं बेटा। एक्सेप्शंस में से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और खासकर उन एक्सेप्शंस में से आते हैं जिनके कोई ना कोई लॉजिक होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है बेटा केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और इसको तो हम लोग बहुत ही वास्ट लेवल पे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे भाई इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो देखो भाई, आपको बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। ज्योमेट्री पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे दिया जाएगा, बोला जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, इसकी ज्योमेट्री बताइए। अगर उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर कुछ और चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो मैं आपको बता दूं, बैक बॉन्डिंग BF3 मॉलिक्यूल जरूर पढ़ के जाएं। यानी कि बोरॉन हैलाइड जो भी हैं, BF3, BCl3, BBr3, Bi3, जितने भी हैं ये जरूर पढ़ के जाएं। बैक बॉन्डिंग के ऊपर क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे ब्रिज बॉन्डिंग की बात करूं,
तो B2S6 के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत अच्छे रहते हैं। तो बैक बॉन्डिंग बोरॉन हैलाइड, ब्रिज बॉन्डिंग आपका हो गया B2S6 बोरेन। ओके, नाउ उसके बाद बात आती है बेटा बॉन्ड लेंथ की। तो बॉन्ड लेंथ पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि जिनमें NN लिंकेज होते हैं या SS लिंकेज होते हैं, जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सी एसिड्स। तो इनके बीच में जो लिंकेज होते हैं, इनके ऊपर अक्सर दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि बताओ किसमें SS लिंकेज है, किसमें SOS लिंकेज है, किसमें SOOS लिंकेज है, NN लिंकेज बताइए किसमें। या फिर इनकी बॉन्ड लेंथ पूछ ली जाती है, या एक क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी और है, क्या? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली जाती है। मान लीजिए H2S2O3 है, तो अब इसमें दो सल्फर आ रहे हैं, बताइए भाई इन दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है, अक्सर मैंने देखा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एमओटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जैसे आपसे पूछ लेगा भाई बताइए कब बीएमओ बन रहे हैं, कब एबीएमओ बन रहे हैं। और एक इनका फेवरेट क्वेश्चन है एसपी मिक्सिंग, कि मॉलिक्यूल दे देगा, बोलेगा बताओ इसमें एसपी मिक्सिंग से बताओ बॉन्ड ऑर्डर पे क्या असर पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सब में घूम करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा, फेजांस रूल। फेजांस रूल को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, मैंने भी बहुत दिल से पढ़ाया हुआ है वो टॉपिक, ठीक है ना। बहुत सारे बैचेस हैं, आप किसी को भी देख सकते हैं, मैंने बड़े दिल से वो टॉपिक पढ़ाया हुआ है। ध्यान रखना बेटा, वो टॉपिक ऐसा है जो आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री को भी कवर कर लेता है। जी हां, ब्लॉक केमिस्ट्री को भी कवर कर लेता है। तो फेजांस रूल पढ़ के जाएं, उसमें सॉलिबिलिटी के ऑर्डर हो गए, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी हो गई, लैटिस एनर्जी हो गई, थर्मल स्टेबिलिटी हो गई। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं एक शॉर्ट में रिकैप कर देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और आपकी एमओटी और फेजांस रूल, और ब्रिज बॉन्डिंग में B2S6, और बैक बॉन्डिंग में बोरॉन हैलाइड। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। और एक क्या है? ऑक्सी एसिड। तो अगर आप इतना भी करके चले जाते हैं तो मान के चलिए बस यही आपकी केमिकल बॉन्डिंग है। अब बात आती है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं आपको बता दूं, लिगेंड के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल 4-5 आपको लिगेंड दे देंगे और बोला जाएगा बताओ भाई इसकी डेंसिटी क्या है, या बताइए भाई चार्ज के बेसिस पे ये कैसा है, बताइए भाई इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक नोट कर लीजिए, लिगेंड का टाइप पूछा जाता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉमेनक्लेचर। अक्सर क्वेश्चन आया है नॉमेनक्लेचर के ऊपर से, आईयूपीएससी के ऊपर से क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, आईयूपीएससी करके जाइएगा। जानबूझ करके कुछ चीजें इसमें क्या की जाती हैं, रखी जाती हैं। जैसे NH3 है, तो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग जब आप कॉम्प्लेक्स में NH3 आता है और आप उसका नाम लिख रहे होते हैं, तो वहां पे उसकी स्पेलिंग होती है AMMINE। अब होगा क्या, कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है NH3 और उसका जो आईयूपीएससी नाम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस एक एम उड़ा दिया जाएगा, AMINE। ऐसा करने से वो क्या हो गया, एमाइन से एमीन हो गया, यानी कि NH2 हो गया। बात समझ में आ रही है? या कुछ और हो गया, समथिंग एल्स हो गया। तो हुआ क्या बेटा, वो पूरा का पूरा जो नॉमेनक्लेचर का जो ऑप्शन है वो गलत कंसीडर होगा। तो मैंने क्या देखा है, एक मतलब बीते सालों में बैक टू बैक 2 बार इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। इस तरह की मिस्टेक की जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नॉमेनक्लेचर में अगर आपको नाम को पहचानना है तो कई बार ऑक्सीडेशन स्टेट पे फोकस किया करो। ऑक्सीडेशन स्टेट से ही कई बार क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। जी हां, 4 नाम दे दिए, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पे फोकस करो। हो सकता है 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएं, फिर बाकी बचेंगे 2, उनमें से देख लेंगे क्या सही है क्या गलत है। तो नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आती है बेटा आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म में क्या होता है, बहुत सारे क्या कहते हैं वो दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे फॉर्मेट हैं।
जैसे मोनोडेंटेट का अलग है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट का अलग है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट का अलग है, सारे अलग अलग दिए हुए हैं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मोनोडेंटेट। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए मोनोडेंटेट। पूरे 11 फॉर्मेट दिए हैं, MA6, A5B, A4B2, A4BC, A3B3, A3B2C, A3BCD, A2B2C2, A2B2CD, A2BCDE, ABCDEF। इस तरह से टोटल 11 फॉर्मेट आपको दिए हुए हैं। मैंने एक बहुत शानदार टेक्निक बताई थी उन 11 फॉर्मेट को दिमाग में बैठाने की। क्या? इनके ज्यादातर जीआई पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? जीआई पूछे जाते हैं। तो जीआई बस याद करके जाइए, 0 0 2 क्यूब 3 4 5 6 9 15। आपके सारे क्वेश्चन इसमें छुपे हुए हैं। आप बड़े आराम से इसके बेसिस पे अप्लाई करके देख लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 0 0 2 क्यूब 3 4 5 6 9 15। इसको कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा। मैंने लेक्चर में बताया हुआ है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। तो इसके बेसिस पे होगा क्या, जैसे वहां पे आपको कोई क्वेश्चन आया, या MA2B2C2 है, बताइए इसमें नंबर ऑफ जीआई कितने हैं। तो मैं क्या करूंगा, 11 सेगमेंट से ना, टोटल 11 हैं, तो मैं इस तरह से फिंगर पे लाइक दिस 11 सेगमेंट्स देख लूंगा कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है, MA2B2C2। और फिर मैं ऐसे करूंगा 0 0 2 2 2 2 क्यूब बोला था ना मैंने, 2 2 2, हाँ 3 4 5 6 9 15। और ऐसे देख लूंगा कि MA2B2C2 पे कौन सा नंबर आ रहा है, जो नंबर आ रहा है वही उसका जीआई हो गया। तो ये मैंने ट्रिक भी बता दी आपको, ठीक है ना। तो नॉमेनक्लेचर के बाद आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, और वो भी कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोनोडेंटेट वाला, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है बेटा, वो आती है आपकी सीएफटी। सीएफटी में से साहब धमाकेदार क्वेश्चन बनते हैं, और मैं आपको बता दूं फेवरेट क्वेश्चन उनके सीएफटी में क्या होते हैं, या तो हाइब्रिडाइजेशन होता है या मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। जी हां, दो क्वेश्चन बड़े फेवरेट होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल में तो ज्यादातर हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिसमें दो तरह की ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, उसमें क्या होता है बेटा, उसमें सबसे ज्यादा गलती होने के चांस रहते हैं। तो ज्यादातर मैंने क्वेश्चन देखे, नोटिस किया है कि ऑक्टाहेड्रल में से तो पूछे ही जाते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी इनका बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे प्रॉपर फोकस करके जाइए। मैंने इतने सिंपल सिंपल क्यूएसपी बताए थे, बोले तो क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट। जी हां, जिनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं बेटा, मॉलिक्यूल देखते ही बता सकते हैं कि यार ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, आप सब बता सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा तो आपको वो चीजें देखनी पड़ेंगी ना। तो कुल मिलाकर के मैंने समराइज कर दिया है कि कोऑर्डिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। मैं जल्दी से, इतनी देर जो मैंने बोला है, मैं जल्दी से उसको रिकैप कर देता हूं। पीरियोडिक में रेडियस, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फेजांस रूल, एमओटी, और BF3 यानी कि बोरॉन हैलाइड की ब्रिज बॉन्ड बैक बॉन्डिंग, और B2S6 की ब्रिज बॉन्डिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है। और कोऑर्डिनेशन में इंपॉर्टेंट है बेटा क्या, लिगेंड्स के टाइप पढ़ के जाइए, नॉमेनक्लेचर देखिए, आइसोमेरिज्म देखिए। आइसोमेरिज्म में बता चुका हूं कौन सा, मोनोडेंटेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और देख के जाइए सीएफटी, और सीएफटी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 को फोड़ के जाइए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आज जो मैं 3 टॉपिक लाया हूं, उन 3 टॉपिक्स में मैंने आपको बता दिया है कि भैया कौन कौन से टॉपिक इनमें हैं, सब टॉपिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके हाथ में है कि आप कितने अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं, ठीक है। और अभी तो मैं इनकी प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसी तरह से अगले टर्न पे मैं नए टॉपिक लाऊंगा, उसमें भी आपको मैं बता दूंगा कि यार इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ के जाना है, और चैप्टर को प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे बड़ा चैलेंज मैं बता दूं, मेटलर्जी और सॉल्ट एनालिसिस का होता है। तो अगला जब अपना लेक्चर आएगा मेटलर्जी और सॉल्ट एनालिसिस का, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखो यार, मेटलर्जी और सॉल्ट एनालिसिस में अगर प्रिपेयर करना है
कौन कौन से टॉपिक्स को कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो नाउ पहला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरीन एटम हैज अ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन क्लोरीन एटम। और सेकंड स्टेटमेंट हमारा ये है कि एडिशनल इलेक्ट्रॉन इज रिपेयर्ड बाय मोर एफिशिएंटली बाय 3p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम देन 2p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एटम। तो भाई आइए दोनों स्टेटमेंट को एक बार देखे लेते हैं। ये है हमारा फ्लोरीन एटम और ये है हमारा बेटा क्लोरीन एटम। अगर मैं दोनों के साइज की बात करूं तो फ्लोरीन छोटा होता है, क्लोरीन बड़ा होता है। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भाई ये तो मानते हो, 2s2 और 2p5 इस तरीके से। और वहीं पर क्लोरीन में अगर मैं देखूं तो वहां पे भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कैसे, 3s2, आई रिपीट 3s2 और 3p5, करेक्ट। अब मैं कहता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन आया, हो जाएगा, वाह क्या बात है भैया, दो दो ऑप्शन है हमारे पास, इधर भी जा सकता हूं उधर भी जा सकता हूं। तो आप यूं सोचो कि आपके पास दो ऑप्शन है, आप कहां जाना पसंद करोगे, जहां पे ज्यादा रिस्पेक्ट है वहां रहना पसंद करोगे या जहां कम रिस्पेक्ट है वहां रहना पसंद करोगे। ऑब्वियसली आपका रिप्लाई होगा कि सर जहां ज्यादा रिस्पेक्ट है मैं वहां ज्यादा रहना पसंद करूंगा, करेक्ट। तो अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन के पास जाएगा तो वहां पे 3p इलेक्ट्रॉन से इसका आमना सामना होगा, और यहां पे जब आएगा तो उसको 2p के इलेक्ट्रॉन से उसका आमना सामना होगा। तो अब 3p में हो क्या रहा है, क्लोरीन में साइज बड़ा है, तो यहां पे जब ये इलेक्ट्रॉन एंटर होगा 3p में तो इसको कम रिपल्शन फेस करना पड़ेगा, जबकि 2p में साइज छोटा होने की वजह से उतने ही इलेक्ट्रॉन है और रिपल्शन क्या है, ज्यादा है, क्योंकि साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो यहां पे रिपल्शन इसको ज्यादा फेस करना पड़ेगा। तो बोले भैया वो तो बड़े खुशी से बुला रहे हैं और ये थोड़ा सा नखरे दिखा रहे हैं, तो चलो हम तो क्लोरीन के पास चले। तो क्लोरीन के पास जब ये जाएगा, क्योंकि वहां पे इसको कम रिपल्शन फील होगा, तो ये क्लोरीन के न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा फील करेगा और खूब सारी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो बाय द एंड समरी इज दिस, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सो आई मीन इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, और नेगेटिविटी नहीं, गलत बोल गया मैं, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ज्यादा होती है एस कंपेयर टू किससे लाला, फ्लोरीन से। तो भाई मेरे हिसाब से सारी चीज समझने के बाद मुझे ये समझ में आया कि स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है और स्टेटमेंट 2 क्या है बेटा, गलत है। तो मेरे हिसाब से जो इसका सही आंसर है वो क्या होना चाहिए, सी। आइए चेक कर लें, ये लो भाई, और इसका आंसर क्या है बेटा, सी। अब एक बात ध्यान रखना, ये तो खैर पहला क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, एक बात ध्यान रखना कि जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आए आपको वीडियो को उसी समय पॉज कर लेना है, और वीडियो को पॉज करके आपको उस क्वेश्चन का आंसर खुद सोचना है। जब आप देख लें फाइनली, फिर उसके बाद वीडियो में आगे बढ़े और देखें कि मैंने क्या रिप्लाई दिया, और क्रॉस चेक करें कि आप सही हैं या गलत हैं। तो आपकी बहुत शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, समझे। कमेंट मुझे करके बताना कि हाँ ये आइडिया कैसा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज, तो भाई ऐसा है, मैंने जितने भी बैचेस में पढ़ाया है, चाहे वो टॉप बैच अपना गौरव रहा हो, चाहे प्रहार हो, प्रयास हो, कोई भी बैच रहे हो, अर्जुना रहा हो, जो भी रहा हो, हर एक बैच में मैंने क्या है, जब भी रेडियस के ऑर्डर बताए तो बहुत शानदार टेक्निक्स बताई थी। तो आप उन टेक्निक्स को फॉलो करते हुए क्या कर सकते हो, इसका आंसर देख सकते हो। खैर यहां पे मैं आपको एक सिंपल पैटर्न बता रहा हूं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस डिक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम आने पर रेडियस इंक्रीज होती है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेरिलियम की रेडियस सबसे ज्यादा होगी इन दोनों में, इन तीनों में। उससे छोटा कौन होगा बेटा, नाइट्रोजन होगा। और सबसे छोटा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, बेरिलियम। देन उससे छोटा कौन होगा बेटा, बोरॉन। और सबसे छोटा कौन होगा, नाइट्रोजन, क्योंकि बेरिलियम यहां पे आ गया। देन उसके बाद कौन आएगा बेटा, बोरॉन आएगा, और देन कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा। तो ये ऑर्डर कैसा हो जाएगा बेटा, ऐसा। ओके, तो भाई ये ऑर्डर मेरे हिसाब से सही नहीं है, तो इसके आगे क्रॉस लगा दें। आगे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम की बात करें तो भैया नीचे जाने पे साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तो इस हिसाब से पोटेशियम को सबसे बड़ा होना चाहिए था, उससे छोटा सोडियम होना चाहिए था, देन लिथियम होना चाहिए था।
तो भाई ये भी सही नहीं है। फिर इसकी बात करें +2 +3 +4, तो देखो यार जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने का मतलब है कि साहब प्रोटॉन तो उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते चले जा रहे हैं। तो प्रोटॉन उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, यानी कि जेड इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। और जेड इफेक्ट बढ़ने के साथ क्या होता है, रेडियस में कमी आती है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से रेडियस क्या होती है, कम होती है। तो सबसे छोटी जो रेडियस है बेटा वो Fe+4 की होनी चाहिए, जबकि यहां पे इसको सबसे बड़ा बताया हुआ है, तो ये भी सही नहीं है। अब ले दे करके हमारे पास क्या बचता है, बी ऑप्शन बचता है। इसमें कहता है कि N3- नाइट्रोजन पे 3- चार्ज है, फिर O2-, फिर F-। आपने एक चीज नोटिस की, सारे के सारे बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, यानी कि इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग हैं। बात समझ में आई, किसी में 9 प्रोटॉन है, किसी में 8 प्रोटॉन है, किसी में 7 प्रोटॉन है। तो यहां पे सीधा सा मैटर है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। हम क्या देखेंगे बेटा, E/P रेशो देखेंगे। E मींस इलेक्ट्रॉन, P मींस प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो 10 है और प्रोटॉन कितने हैं, डिफरेंट हैं, किसी में 9 है, किसी में 8 है, किसी में 7 है। तो E/P रेशो जैसे जैसे बढ़ता है, रेडियस वैसे वैसे क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहां से यहां आने पे आप देख सकते हैं कि E/P रेशो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि रेडियस भी क्या हो रही होगी लाला, इंक्रीज हो रही होगी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, बी ऑप्शन होना चाहिए। आओ चेक कर लें। तो आपका भी आंसर अगर बी आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, IE1 ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन। तो मैं जब भी इस तरह के क्वेश्चंस कराता हूं तो मैं एक बात कहता हूं, क्या कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जोड़ दो। किस पर जोड़ दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जोड़ दो। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कहता है कि बेरिलियम में जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कौन है, 2s2। और बोरॉन में जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कौन है बेटा, 2p1। तो अब आप सोच लीजिए कि ये फुली फिल्ड है और ये पार्शियली फिल्ड है। तो फुली फिल्ड वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, पार्शियली फिल्ड वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान। तो भैया बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होगी। और यहां पे क्या लिखा है कि IE1 ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। आइए चेक कर लेते हैं, और ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, सही है। ओके, इस तरह से हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी ऑर्डर पूछा गया है आयनाइजेशन एनर्जी का, आपको क्या करना है बेटा, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, चुपचाप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेना है, देख लेना है कि वो हाफ फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है, फुली फिल्ड है, क्या है, और उसके बेसिस पे आपको आंसर दे देना है। चलिए नाउ नेक्स्ट जो आ रहा है वो क्या है, द सेट रिप्रेजेंटिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ IP1। यहां पे भी हमें आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट, ठीक है, देखना है कि भाई किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, लाइक दैट। तो यहां पे मैं आपको वैसे तो पहले ही कह चुका हूं क्या, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे गौर करना है। किस पे फोकस करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे एक जनरल तरीका यह भी है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम आने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो भाई सीधी सी बात है कि लिथियम सोडियम पोटेशियम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम ऊपर से नीचे जा रहे हैं साहब, साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या आएगी, कमी आएगी। तो भैया पहला ऑर्डर तो सही नहीं हो सकता। फिर बात आती है बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन की। तो भाई बहुत सीधी सी बात है कि ये बोरॉन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। पीरियोडिक टेबल मान लो, ये पूरी पीरियोडिक टेबल है। तो यहां पे बोरॉन आता है, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है। तो यहां से यहां जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। जबकि यहां पे देखो कैसा ऑर्डर दिया है, बोरॉन की ज्यादा बताई है, जबकि इसकी तो सबसे कम होनी चाहिए, यानी कि जबरदस्ती फिरकी लेने में लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो भैया देख लो ये गलत है, ठीक है। आगे
अब बात आती है बेटा आयरन, सिलिकॉन और कार्बन की। मेटल है बेटा, ठीक है, जेड इफेक्ट इनमें बड़े डोमिनेंट होते हैं, बहुत स्ट्रांग होता है इनका जेड इफेक्ट, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी इसीलिए ज्यादा हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर 2 मिनट के लिए आप बोले सर आयरन जो है वो डी ब्लॉक में है, मैं तो कैसे पहचानूंगा, मैं तो इसको कंपेयर ही नहीं कर पा रहा हूं, कोई बात नहीं, मत पहचानो। एक और भी शानदार तरीका है, क्या, आप बाकी दो को कंपेयर करो। आप देखिए ध्यान से, सिलिकॉन और कार्बन, उसको तो पहचान लोगे कि भैया ये कार्बन है, ये सिलिकॉन है, नीचे जाने पे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और ये क्या बता रहा है, इंक्रीज हो रही है, गलत है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर बचा कौन भाई, क्वेश्चन दिया है तो कोई ना कोई तो आंसर होगा, यही बचा, यही सही है। लेकिन खैर अपन इसको भी देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, जरा ध्यान से देखिए। ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी में कमी आती है। बेरिलियम सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन है, मैग्नीशियम, सबसे बड़ा कौन है, कैल्शियम। तो बेटा नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, हाँ साहब हो रही, सॉरी नीचे जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, हाँ साहब हो रही है, बिल्कुल सही है मामला। चलो तो बाय द एंड समराइज दिस, इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, और आप चेक कर लीजिए इसका आंसर बी है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन, हाँ अमंग्स द फॉलोइंग, जितने भी आयन दिए गए हैं उनमें बताओ कि सबसे कम स्टेबल कौन है। बात समझ में आ रही है, चलो भाई आओ देखे लेते हैं। लिथियम ये होता है 1s2 और 2s1, करेक्ट, ओके। अब ये 1s2 है और ये 2s1 है और ये Li माइनस है, यानी कि कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन और आने को तैयार है। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां आएगा बेटा, 2s में ही तो आएगा। तो यानी कि जो सबशेल पहले से ही था जिसमें इलेक्ट्रॉन, उसी में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2s2 हो जाएगा, क्योंकि ये कौन है, Li माइनस है। कौन है, Li माइनस। अब आगे देखिए Be माइनस के बारे में। सिर्फ अगर मैं बेरिलियम की बात करूं, किसकी बात करूं, सिर्फ मैं अगर बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, करेक्ट। और 2p कैसा पड़ा हुआ है बेटा, 0, हाँ या ना, समझ में आया हीरो। चलो अब मैं चाहता हूं कि बेरिलियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले और बेरिलियम Be माइनस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या जरूरी है भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन कहां लेगा, 2p में लेगा, तभी ये माइनस में कन्वर्ट होगा, करेक्ट। तो बाय द एंड समरी इज दिस, जरा ध्यान से सोचो यहां हुआ क्या। यहां ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो सबशेल पहले से ही जिसमें इलेक्ट्रॉन था वहां ना आकर के नए सबशेल में आया। अब नए सबशेल में इलेक्ट्रॉन को भेजना पड़ रहा है बेटा, हमें बहुत ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी कि भैया तुम वहां पे चले जाओ। ये इलेक्ट्रॉन बोलेगा नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा, अरे वो तो हाई एनर्जी लेवल पे है, कौन चढ़ाई चढ़े, कौन लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाए। बोले हम भैया तुम्हें एनर्जी दे रहे हैं ना, तुम एनर्जी लेकर के जाओ। तो वो एनर्जी लेकर के गया, लेकिन वहां जाकर के उसको महसूस हुआ साहब हम तो गलत आ गए। क्यों, क्योंकि एक प्रिंसिपल है, अगर आपको याद हो कि इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी अपने पास लेना पसंद करता है ना देना पसंद करता है। कहने का मतलब है अपनी एनर्जी को क्या करता है बेटा, कांस्टेंट रखता है। अगर आपने जबरदस्ती उसको एनर्जी दे भी दी है तो वो वापस लौटा देगा, वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, फिक्स रखता है। तो ये यहां पे क्या करना पड़ेगा, जब हाई एनर्जी लेवल पे भेजना चाह रहे हो तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी बेटा, देनी पड़ेगी। एनर्जी देने का मतलब है किसी भी सिस्टम को अनस्टेबल कर देना। चलिए बोरॉन के केस में देखें क्या हो रहा है। बोरॉन के केस में ये होता है कि ये 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p1 होता है, करेक्ट। अब अगर आप बोरॉन को B माइनस में बदलना चाहते हो तो यहां 2p1 को 2p2 करना पड़ेगा, तब जाकर के ये B माइनस में जाएगा। तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन वहीं पे आया जहां पे एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, उसी सबशेल में आ गया। अब कार्बन की देखो भाई स्थिति क्या है, 1s2 2s2 2p2। अगर कार्बन को कार्बन माइनस में बदलना है तो यहां पे भी इसको 2p3 करना होगा, तब जाकर के ये C माइनस में कन्वर्ट होगा।
तो कहने का मतलब यह है कुल मिलाकर के कि चाहे लिथियम हो, चाहे बोरॉन हो, चाहे कार्बन हो, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो उन सब शेल्स में आ रहे हैं जहां पे पहले से इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बेरिलियम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हमें लाने के लिए उसको नए सब शेल में ले जाना पड़ रहा है, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और ऐसी कंडीशन में अगर हमने उसको कर भी दिया पॉसिबल, तो भैया वो क्या करेगा, अनस्टेबल होगा, स्टेबिलिटी फील नहीं करेगा। तो सबसे जो लीस्ट स्टेबल होगा वो कौन होगा, Be माइनस होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। आइए चेक कर लें, और ये देखिए भाई आंसर क्या है, बी। तो ये बात ध्यान रखें कि अगर इलेक्ट्रॉन को नए शेल या नए सब शेल में भेजना है तो हमें सिस्टम को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब हम सिस्टम को बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तो उसकी वजह से सिस्टम कैसा हो जाएगा बेटा, अनस्टेबल हो जाएगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 13। बेटा ग्रुप 13 की अगर मैं बात करूं, ग्रुप 13 में कौन होता है बेटा, बोरॉन होता है, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है और थैलियम होता है। करेक्ट। अब मुझे पता करना है कि भाई इनमें रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप 13 में एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा। तो एक बात तो पता है कि भाई नीचे जाने पे, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर आपको पता हो तो एल्यूमिनियम और गैलियम में बेटा एक एक्सेप्शनल केस आता है, ड्यू टू डी कॉन्ट्रैक्शन या स्कैंडाइड इफेक्ट, ड्यू टू डी कॉन्ट्रैक्शन या स्कैंडाइड इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, तो याद करो वो दिन जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ा करते थे। क्या, एल्यूमिनियम से गैलियम में अगर मैं जा रहा हूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 18 इंक्रीज हो रहे हैं। कैसे भाई, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 31 होता है। तो जब आप एल्यूमिनियम से गैलियम पे जा रहे हैं तो प्लस 18 पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन एक बात और भी है, क्या, एल्यूमिनियम का 3D ऑर्बिटल जहां खाली होता है, एल्यूमिनियम का 3D ऑर्बिटल जहां खाली होता है, दिमाग की बात नहीं कर रहा, डी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। एल्यूमिनियम का 3D ऑर्बिटल जहां खाली होता है, वहीं गैलियम का 3D ऑर्बिटल कैसा होता है बेटा, पूरी तरह से भरा हुआ होता है। ओके, तो अब होता क्या है कि डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो सिग्मा होता है वो बहुत ही पुअर होता है। तो जब सिग्मा बहुत ही पुअर होता है तो जेड इफेक्ट डोमिनेंट हो जाता है, या यूं कहिए बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। तो जो सिग्मा है, सिग्मा ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स, आई रिपीट, सिग्मा ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है, पुअर नहीं, वेरी पुअर। ये देखो मैंने 3 एरो बनाए, ये बता रहे हैं नॉर्मल नहीं, बहुत ज्यादा पुअर होता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत पुअर होता है। अब सिग्मा जब पुअर होगा तो जेड इफेक्ट क्या होगा बेटा, जेड इफेक्ट बहुत ही स्ट्रांग होगा। जब जेड इफेक्ट स्ट्रांग होगा तो ये साइज को क्या कर देगा लाला, कम कर देगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, क्या, कि नीचे जाने पे साइज इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम जाने पे साइज डिक्रीज हो जाता है। तो फाइनल ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे छोटा बोरॉन, बोरॉन से छोटा बड़ा गैलियम, गैलियम से बड़ा एल्यूमिनियम, देन इंडियम, देन थैलियम। अब ये ऑर्डर आप मैच करा लो, आपको पता चल जाएगा कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो आपने आंसर होपफुली क्या किया होगा लाला, मैच करा लिया होगा। देख लो देख लो, ध्यान से देख लो, टीप लो, अच्छे से टीप लो। समझ में आया नहीं आया भाई? इसी इफेक्ट को डी कॉन्ट्रैक्शन या स्कैंडाइड इफेक्ट कहते हैं। अब मैं बता दूं, कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा, सो इसको स्कैंडाइड इफेक्ट क्यों कहते हैं। चलो एक बात बताओ, जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम आए, जब हम एल्यूमिनियम से गैलियम आए तो क्या चेंज देखने को मिला, 3D यहां खाली थे, यहां पे भरे हुए थे। तो सोचो डी में इलेक्ट्रॉन आने की शुरुआत, आई रिपीट, डी में इलेक्ट्रॉन आने की शुरुआत कहां से हुई, स्कैंडियम से हुई, 3D1, टाइटेनियम 3D2, हां या ना,
तो स्कैंडियम से हुई, तो इसका नाम ही पड़ गया क्या, स्कैंडाइट इफेक्ट या डीकॉन्ट्रैक्शन, तो भाई मेरे आंसर फाइनली क्या होना चाहिए, आइए चेक कर लें। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है साहब। थैलियम बड़ा है सबसे, देन इंडियम, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। द ऑप्शन विद ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज ओब्लिक आर। बेटा ऐसा है, कुछ एलिमेंट्स फिक्स होते हैं, जैसे जनाबे अली ने गाया पंजाबी, जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग आते सब लाइक दैट, यानी कि यहां पे मैं कुछ मेटल लिखने जा रहा हूं जिनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग आते सब, ये एम्फोटेरिक होते हैं बेटा, बात समझ में आ रही है। तो फाइनली ये बात ध्यान रखें कि ये सब एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आप बोलेंगे सर इसके अलावा कोई और एम्फोटेरिक हो सकता है, वो प्योर एम्फोटेरिक नहीं होते। अब आप बोलेंगे सर ये मिलावट कहां से बीच में आ गई, नहीं मिलावट नहीं है, मैं कुछ और कहना चाहता हूं, प्योर से मेरा यहां कुछ और मतलब है। फॉर एग्जाम्पल ZnO जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, कोई कंडीशन लगाए बिना, विदाउट कंडीशन, विदाउट एनी कंडीशन, निस्वार्थ भाव से, ठीक है ना। सच्चा प्रेम क्या होता है बेटा, सच्चा प्रेम होता है निस्वार्थ भाव से, बात समझ में आ रही है। हाँ मैंने भी किया था कभी, खैर चलो छोड़ो, अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा नहीं तो बीवी मारेगी मेरे को। हाँ तो ध्यान से सुनो बेटा, जो सच्चा प्रेम है वो क्या है, निस्वार्थ भाव से किया गया प्रेम है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब सच्चा एम्फोटेरिक है, बिना किसी कंडीशन के, चाहे इसका कोई भी ऑक्साइड ले आओ, जैसे पीबी है, SN है, कोई भी ऑक्साइड ले आओ, वो कैसा होगा बेटा, वो होगा एम्फोटेरिक। कैसा होगा वो, एम्फोटेरिक होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, वो बोलते हैं हम इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसे होंगे, उस ऑक्सीडेशन स्टेट में वैसे होंगे, फलाना होंगे, ढिमाका होंगे। तो भाई वो ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे अपना नेचर बदलते रहते हैं। अब आप बोलेंगे भाई ऐसा कौन है, जरा ध्यान से देखो, डी ब्लॉक के एलिमेंट, क्रोमियम को ले लो, एक एग्जांपल ले रहा हूं, होने में तो और भी होते हैं, ये अकेला नहीं है, ऐसे और भी होते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। क्रोमियम को ले लो, जब ये CRO है यानी कि +2 ऑक्सीडेशन है, तब ये बेसिक होता है। जब ये Cr2O3 होता है +3 ऑक्सीडेशन, तब ये एम्फोटेरिक होता है। और जब ये CrO3 होता है यानी कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तब ये एसिडिक होता है। अगर आपको याद हो तो आपने अगर फैजांस रूल पढ़ा हो, क्या पढ़ा हो, फैजांस, तो भाई फैजांस ने बताया था, याद करो, उसने बोला था कि जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, वो क्या करेगा बेटा, सामने वाले एनाइन को उतना ज्यादा पोलराइज करेगा, उसमें उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और जिसमें जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा बेटा, वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो डी ब्लॉक में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड यूजुअली एसिडिक होते हैं। फिर एवरेज के नाम पे 3-4 मान सकते हो, वो यूजुअली एम्फोटेरिक होते हैं, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बेसिक होते हैं। सर मेरा एक डाउट है, क्या आपने जब अभी ये पढ़ा रहे थे ना, तो आपने यूजुअली वर्ड पे बड़ा जोर दिया, इसके पीछे क्या कहानी है? देखो मैंने ये बोला कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। यूजुअली मैंने ये लाइन इसलिए बोली कि V2O5 को ले लीजिए, किसको ले लीजिए, क्या हुआ भाई, इंक खत्म हो गई क्या इस इलेक्ट्रॉनिक पेन की? हाँ ये लो, अपने आप कुछ भी करने में लगा हुआ है। जस्ट ए सेकेंड, ये लो भाई, पेन की इंक खत्म हो गई, ध्यान से सुन लो, इलेक्ट्रॉनिक पेन की, हाँ ये इंक खत्म हो गई भाई, चलने से मना कर दिया है इसने, और अपने आप कमांड लेने में लगा हुआ है कुछ भी। जस्ट ए सेकेंड, हाँ अब इसकी मेमोरी वापस आ गई, यानी कि इंक विंक खत्म नहीं हुई थी बेटा, गजनी बन गया था। ये क्या बन गया था, गजनी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ये भूल गया था कि इसको लिखना है ना कि इरेज करना है, ये बार बार इरेजर ला रहा था। चलो देखो भाई ध्यान से देखो, क्या बता रहा था, मैं तो खुद ही भूल गया, मैं खुद गजनी बन गया। एक सेकंड रुको, हाँ मैं क्या बता रहा था, यस मैं बता रहा था कि हर पीली चीज सोना नहीं होती। क्या मतलब, ध्यान से सुनो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है,
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, वो एसिडिक होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। कैसे? V2O5 को ले लो साहब, एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। ये देखो भैया, यहां पे मैंने स्टार बना दिया है, ठीक है ना। ऐसे कंसेप्ट सुन के तो तारे दिखाई देने लगते हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले स्टार बना दिया है ताकि आपको पता रहे कि भैया इसको पढ़ के जाओ, नहीं तो ये तारे दिखा देगा दिन में। चलो, तो V2O5 जो होता है बेटा वो एम्फोटेरिक होता है। मजे की बात यह है कि अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होना इसको एसिडिक चाहिए था, मगर क्या है? एम्फोटेरिक है। Fe2O3 को ले लीजिए साहब, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। याद आया? हमने बोला था ना +3 वाले या +4 वाले कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। अब मजे की बात, इसमें +3 है, लेकिन ये कैसा है? बेस। कैसा है? बेस। तो इस तरह से आपको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। अब इससे पहले कि आप ये कहो कि ये एक्सेप्शन है और इनऑर्गेनिक तो एक्सेप्शन होती है, तो मैं एक बात कहूंगा भाई साहब, जाकर के थोड़ा सा हाथ मुंह धो करके फैजान सूल पढ़ लो, फ्रेश फील करोगे, लगेगा कि हाँ ये एक्सेप्शन नहीं, इनमें भी कुछ ना कुछ लॉजिक्स हैं। ओके, तो जरा इसके लिए आपको फैजान सूल पढ़ना पड़ेगा। उसके बिना अगर आप इसको सुनोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ सब चल रहा है भगवान भरोसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो, तो ये फाइनल हुआ। अब आपको पता है कि भाई कौन एसिडिक है, कौन एम्फोटेरिक है, तो आइए देखे लेते हैं। Cr2O3 अभी बताया, कहां गया? ये रहा, एम्फोटेरिक है। ठीक है साहब, लेकिन क्या ये एम्फोटेरिक है? नहीं है। क्या ये है? ये है, हाँ है। क्या ये एम्फोटेरिक है? नहीं है। एनो न्यूट्रल होता है, याद करो, NO, CO, N2O, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ये सब मैंने बहुत अच्छे से फैजान स्कूल में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं। ये एसिडिक होता है, ये एसिडिक होता है, ये भी एम्फोटेरिक नहीं है। ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है। आगे, ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये एम्फोटेरिक है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे भी सब एम्फोटेरिक हो रहे हैं। तो भाई मेरे इस हिसाब से तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दो आंसर आने चाहिए, एक तो सी आना चाहिए और दूसरा क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। तो आइए सॉल्यूशन चेक करें। आहा, आंसर इज CD। तो चढ़ जाओ भैया, कंसेप्ट की सीढ़ी चढ़ जाओ। ओके, और लगा देना आंसर। अब की बार पूछे कभी तो बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। होपफुली ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बेटा द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। क्या है? I1 है, I2, I3 है। हाँ, अब 4 एटम्स विद एटॉमिक नंबर n, n+1, n+2 एंड n+3, ठीक है। चलिए आगे, वह n की जो वैल्यू है, ये नोट करने वाली चीज है, उसका जो n जो एटॉमिक नंबर है वो 10 से कम है। ओके, हाँ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की एक्चुअल में वैल्यू क्या होगी? तो देखो यार, क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, एक जो देखते ही समझ में आ जाए, एक जो देख के भी समझ में ना आए। ये उसी टाइप का है, जो देख के भी समझ में नहीं आता। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं कि भाई इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करना है। अब मैं क्या करूंगा, मान लो कि मैंने n की वैल्यू को जस्ट इमेजिन 7 ले लिया। क्या ले लिया? 7। ओके, तो 7 ले लिया। तो अगर n 7 है तो ये सेकंड वाला क्या होगा? n+1 यानी कि 8 होगा। n+2 कौन होगा? 9 होगा। n+3 कौन होगा? यानी कि 10 होगा। करेक्ट। अगर मैंने इसको ऐसे कर लिया तो 7, 8, 9, 10 मेरे पास ये आ गए। अब जब ये आ गए तो मैंने क्या किया बेटा, 7 मुझे पता है कि ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है और ये नियॉन है। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। मैंने क्या किया, मैंने इनको इन आयनाइजेशन एनर्जी से अरेंज करने की कोशिश की। आई रिपीट, मैंने इनको इन आयनाइजेशन एनर्जी से क्या किया बेटा? अरेंज करने की कोशिश की। यह कहता है कि n की आयनाइजेशन एनर्जी 1681 है और n+1 की आयनाइजेशन एनर्जी 2081 है। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग
नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम है और ऑक्सीजन की ज्यादा है, ये तो गलत है। नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ना कि ऑक्सीजन की। तो यानी कि एन 7 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 7 लेने पे ये ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। जो एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनको 7 लेने पे ये ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब आप बोलोगे अब क्या करें? कोई बात नहीं, मैं इनको 7 8 9 ना मान करके मैं इसको क्या कर लेता हूं, 8 9 10 11 माने लेता हूं। क्या माने लेता हूं? 8 9 10 11 माने लेता हूं। 8 का मतलब हो गया ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, ये नियॉन और ये सोडियम। करेक्ट। चलिए देखते हैं क्या होता है। यह कहता है कि एन की एनर्जी क्या होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और N+1 वाले की ज्यादा होनी चाहिए। बात तो सही है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है कि N+2 यानी कि नंबर 10 नियॉन वाले की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और N+3 वाले की ज्यादा होनी चाहिए। ये तो गड़बड़ है भैया, नियॉन की ज्यादा होती है, सोडियम की कम होती है। तो ये भी क्या हो रहा है, इसको भी मतलब ये भी ऑर्डर सही नहीं बैठ रहा है। तो एक काम करते हैं, 8 9 10 के बजाय एक काम करते हैं, 9 10 11 12 करके देखे लेते हैं। आई रिपीट, इस बार हमने क्या करके देख लिया, 9 10 11 12 करके देख लिया। ओके, जरा ध्यान से देखना। तो बेटा ऐसा करने पे हमारी जो कंडीशन है अब वो सेटिस्फाइड हो रही है। कैसे? जरा ध्यान से सुनना। 9 कौन हुआ बेटा? फ्लोरीन। 10 कौन हुआ? नियॉन। ये कौन हुआ? सोडियम। और ये कौन हुआ? मैग्नीशियम। ओके, नाउ जरा ध्यान से देखना भाई, बहुत अच्छे से देखना। फ्लोरीन को देखिए, फर्स्ट वाले की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, सेकंड वाले की ज्यादा है। बात सही है, फ्लोरीन की कम है, नियॉन की ज्यादा है। फिर सेकंड वाले की आयनाइजेशन एनर्जी, मजे की बात, थर्ड और फोर्थ दोनों से ज्यादा है। बात बिल्कुल सही है, नियॉन की आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम मैग्नीशियम दोनों से ज्यादा होती है। आगे अब बात आती है सोडियम और मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम 3s2 होता है, सोडियम 3s1 होता है। तो मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किससे लाला? एज कंपेयर टू व्हाट? आई रिपीट, किससे? सोडियम से। तो यहां पे आप देखिए मैग्नीशियम वाले की 738 है और इसकी सोडियम की 496 है। तो ये जो ट्रेंड है वो ये फॉलो कर रहा है, या यूं कहिए कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, अगर I1 से ये ना निकल पाता तो हमें I2 पे जाना पड़ता, I2 से ना निकल पाता तो हमें I3 पे जाना पड़ता। बात समझ में आ रही है? हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मुश्किल ही होता है, मतलब नहीं बनाया जाता इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर I1 से ना होता तो हम I2 से इसको सॉल्व करते। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये फाइनली क्या हुआ बेटा, मेरे हिसाब से n की जो यहां पे वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए। तो आइए चेक कर लेते हैं, और आंसर कितना है बेटा? 9। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। The number of water molecule directly bonded to the metal center in CuSO4.5H2O। देखो भाई, स्ट्रक्चर दो टाइप की होती है, एक जो हाइब्रिडाइजेशन से आप बता सकते हो, एक जो आपको याद रखनी होती है। तो ये वो स्ट्रक्चर है जो हमें याद रखनी होती है। ये कॉपर है, ये ऑक्सीजन बना दी है मैंने यहां पर, ये यहां पर कौन हो गए बेटा? वाटर मॉलिक्यूल हो गए। ओके, लाइक दिस। ये हमने इसकी स्ट्रक्चर बना के देख ली, और यू मान के चलिए कि ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है बेटा। हाँ, अक्सर मेंस एडवांस में आता ही रहता है, इसलिए कह रहा हूं ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया यहां पे, ये एनायनिक पार्ट हो गया सल्फेट SO4 2-। ओके, और हियर इज +2। तो अब आप देख सकते हैं कि कॉपर से डायरेक्टली कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हैं? 4।
और एक कैसा जुड़ा हुआ है बेटा, इनडायरेक्टली एसोसिएट है। तो बाय द एंड समरी इज दिस, मेरे हिसाब से इसने क्या पूछा है, डायरेक्टली बाउंडेड पूछा है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये लो भाई, चेक कर लो, आंसर क्या है, 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी द नंबर ऑफ 90 डिग्री FBRF एंगल इन BRF5। अब भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन उम्मीद करता हूं आप लोगों को निकालना आता होगा। है, यहां पे जरा ध्यान से देख लीजिए, ये BRF5 है, तो एक फ्लोरीन यहां हो गया, 4 फ्लोरीन यहां हो गए, और ये एक लोन पेयर हो गया। फाइनली 5 सिग्मा और एक लोन पेयर क्या हो गया, sp3d2 हो गया, करेक्ट। नाउ अब जरा ध्यान से देखिए कि इसमें 90 डिग्री एंगल पूछे, फ्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, ये फ्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, दो तरह के एंगल है ना, ये पूछा है कि ये 90 डिग्री है या नहीं है, क्या है, वॉटएवर। तो जरा ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो कि यहां पे क्या है बेटा, ये एक प्लेन है जिसमें एक ब्रोमीन है बीच में और 4 फ्लोरीन है, बीच में एक ब्रोमीन है और क्या है बेटा, आजू बाजू 4 फ्लोरीन है, और ये एक ऊपर फ्लोरीन है, ठीक है। अब अम्ब्रेला तो आपने देखा ही होगा, जब अपन ऐसे अम्ब्रेला को खोलते हैं तो स्पोक्स दूर हो जाते हैं, जब ऐसे बंद करते हैं तो स्पोक्स पास आ जाते हैं। तो फील करो कि अम्ब्रेला उल्टा है, कैसा है, उल्टा। यहां नीचे लोन पेयर है, ये क्या करता है, जब रिपल्शन देता है तो ये चारों फ्लोरीन ऊपर चले जाते हैं, जब ऊपर चले जाते हैं तो इनके बीच का ये वाला एंगल θ1 और ये वाला एंगल θ2 दोनों ही 90 डिग्री से कम हो जाते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है। तो इस हिसाब से इनका जो आंसर आएगा वो आएगा बेटा लेस देन क्या कहते हैं 90 डिग्री अगर पूछा है तो आंसर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0, यानी कि 90 डिग्री वाले एक भी इसमें एंगल नहीं है। तो अम्ब्रेला को याद करो कि अगर मैंने इसको इस तरह से ऊपर खोल दिया, स्पोक्स दूर हो गए, बंद किया तो पास हो गए, तो बस उसी तरह से क्या हो रहा है, पास आने पे इनके बीच के एंगल 90 से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, आंसर आ गया 0। ओके। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इसको एक्सियल और इक्वेटोरियल बोल दो ना। अरे नहीं बोलना है मेरे भाई, एक्सियल और इक्वेटोरियल sp3d2 में नहीं होता। एक्सियल और इक्वेटोरियल उन केसेस में बोला जाता है जहां पे एडजेसेंट एंगल्स अलग हों। sp3d को ले लीजिए, sp3d3 को ले लीजिए, एडजेसेंट एंगल अलग अलग हैं, वहां पे एक्सियल और इक्वेटोरियल कंसीडर होता है। ऐसे sp3d2 के केस में एक्सियल और इक्वेटोरियल कंसीडर नहीं होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 टाइप ऑफ सल्फर एटम इन दिस। ये एक कंपाउंड दिया हुआ है और इस कंपाउंड में हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सल्फर का, ठीक है ना, उसका हमें डिफरेंस पता करना है। तो बेटा पहली बात तो आपको क्या पता होना चाहिए, इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, स्ट्रक्चर 2 टाइप की होती है, एक हाइब्रिडाइजेशन से निकाली जाती है, एक डायरेक्ट पता होनी चाहिए। तो जो डायरेक्ट पता होनी चाहिए उनकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती हैं। जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है। जैसे मान लो कि S2O8 2- है, या S2O7 2- है, या S2O6 है, या S2O5 है, या S2O4 है, या S2O3 है ना। इनमें क्या होता है बेटा, SOOS लिंकेज होता है, इसमें SOS होता है और इसमें SS होता है। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। इसे बोलते हैं बेटा स्मार्ट वर्क। समझ में आया, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। ओके, तो स्मार्ट वर्क पे फोकस करिए बेटा। हाँ फिर कह रहा हूं हार्ड वर्क पे नहीं। हार्ड वर्क ये होता है बैठे बैठे रट रहे हैं, अरे भैया इसको SOS मानना है, इसको SOS मानना है, बात समझ में आ रही है। ये रटने वाला एक तरीका हो गया। स्मार्ट वर्क क्या कहता है, हमने एक पैटर्न बना दिया। क्या बना लिया बेटा,
पैटर्न बना लिया। हम इसको रैंडमली याद करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कहीं का कुछ याद कर रहे हैं, कहीं का कुछ याद कर रहे हैं, हाँ या ना, हाँ, तो वो काम हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है बेटा, हमें एक प्रॉपर वे में सीक्वेंस को फॉलो करना है। सीक्वेंस कहता है 8 से लेके 3 तक जितने भी हैं सबको बना लो, पहले वाले में ये, दूसरे वाले में ये, बाकी सब में ये, खत्म, कहानी खत्म। तो अब आप देखिए कि ये Na2S4O6 है, यानी कि ये इनमें से कोई एक है, हाँ या ना। अब आप बोलेंगे सर इनमें से तो कोई एक हमें दिखाई दे नहीं रहा, आपने तो यहाँ पे 2 सल्फर बताए हैं, वहां पे तो 4 सल्फर हैं, ये तो कुछ गड़बड़ है। नहीं है भाई मेरे, कोई गड़बड़ नहीं है, जरा ध्यान से देखो। ये कहलाता है डाइथायोनेट आयन। क्या कहलाता है? डाइथायोनेट आयन। और ये इसका जोड़ीदार है बेटा, ये कहलाता है डाइथायोनाइट आयन। तभी तो मैं कह रहा हूं ये सारी चीजें तभी समझ में आ सकती हैं जब आपने क्या पढ़ा हो, केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ी हो। तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं, ऑक्सी एसिड, ये वो फलाना ढिमाका सब, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना जिंदगी में 4 ही चीजें होती हैं, ये वो फलाना और ढिमाका, तो ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं, ये ध्यान रखो। तो ये डाइथायोनेट होता है और ये डाइथायोनाइट होता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SnO6 2-। अब n की वैल्यू आप क्या ले लीजिए बेटा, 4, तो ये हो गया S4O6 2-। तो अभी तक जो डाइथायोनेट आयन था अब वो टेट्राथायोनेट में बदल गया। आई रिपीट, अभी तक जो डाइथायोनेट आयन था वो टेट्राथायोनेट आयन में बदल गया, यानी कि पॉलीथायोनेट आयन में बदल गया। अब इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं, किसकी, S2O4, ये S2O6 2- की, तो वो स्ट्रक्चर कैसी थी बेटा, ऐसी, कैसी, ऐसी, लाइक दिस। अब यहां तो कितने सल्फर थे, 2, यहां कितने सल्फर हैं, 4। वेरी सिंपल, सल्फर के बीच में सल्फर घुसेड़ दो, ये लो, ये सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर, और बाकी टर्मिनल वालों को, किनारे वालों को वैसा का वैसा ही रखो, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। समझ में आया? नाउ अब मुझे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है कि भैया इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब ये सल्फर जो है बेचारे बीच में बैठे हुए हैं, हाँ, शांति के साथ बैठे हैं, ना किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। हाँ, ये ऑक्सीजन मत मान लेना भाई मेरे, बोलो कि ये यहां पे ये ऑक्सीजन कहां से आ गया, साफ कह रहा हूं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या हो गई, 0 हो गई। जबकि ये जो सल्फर है टर्मिनल वाले, ये क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर दे रहे हैं, 2 नीचे दे रहे हैं और 1 इधर दे रहे हैं, तो ये कितने हो गए, +5। तो ये +5 हो गए, वो 0 हो गया, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया, 5। आई रिपीट, एक +5 और एक 0, डिफरेंस कितना हो गया, 5। तो यहां पे आंसर कितना होना चाहिए बेटा, 5, और आंसर देख लो कितना है, 5। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखना। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेलामिन एसिड, मेलामिन कंपाउंड जो है उसमें हमें टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पता करने हैं। अब पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ये होता क्या है। तो देखो, एक साइन्यूरिक कंपाउंड होता है, क्या होता है, साइन्यूरिक। अब आप बोलेंगे ये क्या होता है, ये नाइट्रोजन, हाँ कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन, यानी कि साइनाइड का ट्राइमर। आई रिपीट, साइनाइड का ट्राइमर क्या कहलाता है, साइन्यूरिक कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, साइन्यूरिक कहलाता है। अब इसको इस तरह से हमने क्या किया, बॉन्ड बना दिए। नाउ नाइट्रोजन की देखा जाए तो कोवेलेंसी कंप्लीट हो रही है, 3 बॉन्ड बनाने थे, बना लिए। क्या कार्बन की कोवेलेंसी कंप्लीट हो रही है, नहीं हो रही, वहां पे 4 बॉन्ड होने चाहिए थे, अभी कितने दिखाई दे रहे हैं, 3। तो हमने तीनों कार्बन पे NH2 लगा दिया। ओके,
लाइक दिस। कोई दिक्कत? तीनों कार्बन पे हमने क्या किया? NH2 लगा दिया। ओके, अब आप जरा ध्यान से देखिए, लोन पेयर की बात आ रही है। क्या बन गया? एक कंपाउंड बनके तैयार हो गया, साइन्यूरिक ट्राइएमाइड। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? साइन्यूरिक ट्राइएमाइड। अब आगे एक लोन पेयर तो यहां पे होता है नाइट्रोजन पे, तो कितने लोन पेयर हो गए? 3 लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर, हाँ या ना? ये तो किसके एस्पेक्ट में बात की अपन ने? नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में। और ये जो नाइट्रोजन है बेटा, ये नाइट्रोजन भी तो अपने लोन पेयर लेके बैठे हैं, एक लोन पेयर, ये 2 लोन पेयर, और यहां पे ये तीसरा लोन पेयर। यानी कि ये NH2 वाले जो हैं वो भी तो एक एक लोन पेयर लेके बैठे हैं। तो टोटल कितने लोन पेयर लेकर के बैठे हुए हैं बेटा? टोटल 6 लोन पेयर लेकर के बैठे हुए हैं, यहां पे और यहां पे। ऑक्टेट तभी पूरा होगा, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। क्या पूरा होना चाहिए? ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो ये देख लो भैया, टोटल 6 लोन पेयर हो रहे हैं। कहां पे? 3 लोन पेयर मैं यहां पे लिखे देता हूं। 3 लोन पेयर तो किस पे है? नाइट्रोजन पे, ये जो नाइट्रोजन दिखाई दे रहे हैं। और 3 लोन पेयर कहां पे है बेटा? हर एक NH2 पे एक एक लोन पेयर, हाँ या ना? इस तरह से टोटल कितने लोन पेयर हो गए? 6 लोन पेयर हो गए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ये स्ट्रक्चर्स मैंने पढ़ाते समय बताई थी, आपने होपफुली पढ़ी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, द लीनियर स्ट्रक्चर इज एज्यूम्ड बाय। हाँ भाई, लीनियर स्ट्रक्चर इनमें से कौन है? वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह की चीजें पूछी जाती हैं। आपको हर एक का हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। SnCl4 की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? SnCl4, ठीक है। शुक्र मनाओ कि SnCl4 है। अगर SnF4 होता तो उसमें तो हाइब्रिडाइजेशन बताना ही बेवकूफी है, क्योंकि वो आयनिक होता है। तो यहां पे हम हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, और ये sp3 है, तो बेटा ये लीनियर नहीं होगा। NCO की बात करें तो NCO कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है, NCO माइनस, ये लीनियर होगा। अगर मैं CH2 की बात करूं, कार्बन डाई सल्फाइड की, तो ये भी कैसा होगा? ऐसा होगा, ये भी लीनियर होगा। NO2 प्लस की बात करूं बेटा, तो ये भी कैसा होगा? ऐसा होगा, लीनियर होगा। ओके, तो बाय द एंड समरी इज दिस। अगर लीनियर पूछा है तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? BCD होना चाहिए। तो आइए आंसर चेक कर लेते हैं, और आंसर BCD है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डाइपोल मोमेंट? ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए, चुपचाप पहले क्या करो बेटा? उनका मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन सब स्ट्रक्चर बना के बैठ जाओ, फिर स्ट्रक्चर पे फोकस करके सोचो कि इसमें पोलैरिटी है या नहीं है। जैसे मैं बात करूं CLF, तो बेटा CLF का तो बड़ा सिंपल सा है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल याद करो, मैंने पढ़ाते समय बताया था कि डाइपोल मोमेंट 2 टाइप का होता है, बॉन्ड पेयर मोमेंट और लोन पेयर मोमेंट। तो याद करो, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड पेयर मोमेंट ही उनका क्या है? डाइपोल मोमेंट है। ये बात मैंने उस समय भी बताई थी, याद करो। ये तो है पोलर मॉलिक्यूल है, मैं कह सकता हूं म्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर। अब बात आती है PCl3 की बेटा। तो PCl3 की अगर मैं बात करूं तो ये कैसा होगा बेटा? ये ऐसा होगा। कैसा होगा? ऐसा। दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है? ये पोलर होगा, यानी कि म्यू नॉट इक्वल टू 0, म्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये भी कैसा होगा बेटा? पोलर होगा। अब बात करता हूं मैं SiF4 की। किसकी बात करता हूं बेटा? SiF4 की। तो SiF4 को देख लो, ये टेट्राहेड्रल दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? और नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, यानी कि ये नॉन पोलर होगा। और अगर मैं किसकी बात करूं? CFCl3 की बात करूं, तो CFCl3 कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये एक क्लोरीन है और ये 3 क्लोरीन है, लाइक दिस। तो यहां पे सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, यानी कि ये मॉलिक्यूल कैसा होगा बेटा? पोलर होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0। यानी कि अगर बाय द वे 0 डाइपोल मोमेंट पूछा है तो वो SiF4 का ही होगा, बाकी तो सब कैसे होंगे? पोलर होंगे। एक वही बेचारा होगा जो नॉन पोलर होगा। तो फाइनल आंसर इसका क्या होना चाहिए? C, और वही है, जस्ट C। आंसर इज C। ओके, चलिए नाउ
Among the following molecule, which one is planar? फिर वही वाली बात, हाइब्रिडाइजेशन पता है तो हम पोलर मॉलिक्यूल भी बता सकते हैं, प्लेनरिटी भी बता सकते हैं कि फला फला मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, क्या है, आइए देखे लेते हैं। BCl3, BCl3 को अगर मैं बनाऊं तो इस तरह से बनाऊंगा, हाँ या ना? तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन चीख चीख के कहता है कि मैं प्लेनर हूं या नॉन प्लेनर हूं। तो sp2 है तो साहब ये प्लेनर है, पॉइंट नंबर 1। SO2Cl2 की बात करूं तो SO2Cl2 कैसा होता है बेटा? ऐसा होता है, दिस इज SO2Cl2। sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 मॉलिक्यूल कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता, वो नॉन प्लेनर होगा। NH3, another example of sp3, but this time this is pyramidal। कैसा होगा बेटा? पिरामिडल होगा। कैसा होगा? पिरामिडल होगा। तो ये भी कैसा होगा? नॉन प्लेनर होगा। बचता क्या है? NF3। क्या बचता है? NF3। NF3 भी कैसा है? sp3। कैसा है? sp3। तो ये भी कैसा है? पिरामिडल। और ये भी कैसा होगा? नॉन प्लेनर। तो प्लेनर सिर्फ मुझे कौन मिला? BCl3। sp3 के केस में कोई मॉलिक्यूल तभी प्लेनर हो सकता है जब उसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो, यानी कि H2O बेस्ट एग्जांपल। अदरवाइज sp3 के केस में कोई मॉलिक्यूल इस तरह से प्लेनर नहीं हो सकता। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज A, दिस इज प्लेनर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। Which of the following species is ओब्लिगा नॉन लीनियर? यानी कि जो लीनियर नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, ये बेवकूफ बनाने के तरीके होते हैं। नॉन लीनियर, बच्चे इसको पता नहीं क्या दिमाग में गलत इंप्रेशन चला जाता है, अच्छा लीनियर पूछा है, नॉन लीनियर, लीनियर नहीं है। ठीक है, H2S को ले लीजिए, V शेप, आप इसको लीनियर नहीं बोल सकते, आप इसको लीनियर नहीं बोल सकते। NH3 को ले लीजिए, ये पिरामिडल है, आप इसको लीनियर कतई नहीं बोल सकते। SO2 को ले लीजिए, ये भी V शेप है, आप इसको भी लीनियर नहीं बोल सकते। लेकिन अपना छोटू बोले तो CO2, ठीक है, ये लीनियर है। तो फाइनल आंसर इज क्या होना चाहिए? जरा ध्यान से देखो, ABD, यानी कि H2S लीनियर नहीं है, आपका SO2 लीनियर नहीं है, आपका NH3 लीनियर नहीं है। तो हमें नॉन लीनियर ही तो पता करना था। तो आंसर क्या हो गया? A, B और D, क्योंकि C यानी कि हमारा छोटू वो तो कैसा है? लीनियर। ओके, अगला क्वेश्चन। Which contains both polar and non-polar bond? ऐसा मॉलिक्यूल बताइए जिससे पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह के बॉन्ड हों। CH4 को ले लीजिए, किसको ले लीजिए? CH4। भाई साहब सिर्फ पोलर ही पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर तो कुछ भी नहीं है। HCN को ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ पोलर ही पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर तो कुछ भी नहीं है। NH4Cl को ले लीजिए, NH4Cl की खासियत है, स्पेशलिटी है कि इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। आई रिपीट, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, कोवेलेंट भी है, और मजे की बात आयनिक भी है। लेकिन सारे के सारे पोलर ही है, नॉन पोलर कुछ नहीं है। अब बात आती है हमारे हीरो H2O2 की, हाइड्रोजन और ऑक्साइड की। भाई साहब यहां पे पोलर भी है और नॉन पोलर भी है। कैसे? ऑक्सीजन दोनों सेम सेम एटम है, डिफरेंस ऑफ पीएन 0 है, ये बॉन्ड कैसा होगा? नॉन पोलर है। लेकिन OH में डिफरेंस ऑफ पीएन कुछ तो होगा, तो वो बॉन्ड कैसा होगा? पोलर। तो कहने का मतलब है अगर इसमें OO बॉन्ड पूछा जाए तो ये क्या कहलाएगा बेटा? नॉन पोलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉन पोलर कहलाएगा। ओके, लेकिन अगर OH बॉन्ड पूछा जाए तो कैसा कहलाएगा बेटा? पोलर बॉन्ड कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? पोलर बॉन्ड कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया? आइए सी देख लीजिए, जस्ट सी, आंसर इज सी। ओके, जस्ट ए सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन सीधे सीधे पूछ लिया जाते हैं, कभी कभी तो इतना सिंपल लेवल पे पूछ लिया जाता है कि हम सोच भी नहीं पाते कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है यार, है बहुत सिंपल सा पूछ लिया जाता है। देखो भाई ध्यान से, CO2 लाला sp हाइब्रिडाइजेशन है, SO2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, N2O ये देख लीजिए बेटा, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, दो बॉन्ड पे दिखाई दे रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि सर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं सिग्मा मानूं या पाई मानूं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं सिग्मा मानूं या पाई मानूं, क्या मानूं? देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर दो एटम के बीच अकेला है, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो एटम के बीच अकेला है तो ये सिग्मा है, और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो एटम के बीच अकेला ना होकर के साथ में किसी और बॉन्ड के साथ है तो फिर वो पाई है। ये बात ध्यान रखिए। तो यहां पे ये कौन है, सिग्मा, तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, यानी कि ये sp, हाँ या ना? अब आप बोलेंगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, तो नहीं, मैंने क्या कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप बोलेंगे भाई ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है? मैंने कई बार बच्चों को सीओ मॉलिक्यूल में कंफ्यूज होते हुए देखा है। मैं बोलता हूं सीओ का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बहुत से बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होगा, गलत, हाइब्रिडाइजेशन होगा। और बहुत ही यूनिक केस है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पे एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब आप बोलेंगे सर इसमें यूनिक क्या है, थोड़ा सा बुद्धि बढ़ाओ। sp हाइब्रिडाइजेशन जब आपको पढ़ाया गया होगा तो आपने sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते समय क्या पढ़ा? आपने sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते समय पढ़ा दो सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं, उसको sp हाइब्रिडाइजेशन बोलना है। बोलो यही पढ़ा ना? हाँ सर हमने यही पढ़ा। लेकिन मजे की बात, यहां पे तो एक ही सिग्मा है और इधर एक लोन पेयर है, तो ऐसा तो सर हमने कोई केस ही नहीं पढ़ा, और अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं साफ कह रहा हूं, बहुत बड़ा पाप हुआ है अगर ऐसा काम आपने किया है, क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन का केवल यही एक केस नहीं होता कि दो सिग्मा और जीरो लोन पेयर sp हाइब्रिडाइजेशन, नहीं, एक और भी होता है, एक सिग्मा एक लोन पेयर, एक सिग्मा एक लोन पेयर भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, फॉर योर का इंफॉर्मेशन। और CO उसका बेस्ट एग्जांपल है, CO उसका बेस्ट एग्जांपल है। बात समझ में आ रही है? CO उसका बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर है भाई सभी को? चलिए, तो फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा, जरा आइए ध्यान से देखिए। फाइनल आंसर क्या हुआ हमारा, बॉम्बे, यानी कि SO2 ही है जिसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। मगर ये मॉलिक्यूल भी ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, आई रिपीट बहुत इंपॉर्टेंट है ये मॉलिक्यूल भी, ठीक है। ये लो भैया तारे दिखाई देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले ये मॉलिक्यूल आपको तारे दिखाए, आप इस स्टार को देख लेना, समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट कंटेन NN बॉन्ड इज ओब्लिक R। देखो भाई हर एक चीजों के मैंने कहा ना कुछ अपने फंडे होते हैं, कुछ लॉजिक्स होते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई होती है भाई, शुरू से पढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि मतलब सब्जेक्ट है, IIT है, मूवी नहीं है कि कहीं से भी शुरू किया और समझ में आ गया। तो जिसने शुरू से पढ़ाई की होगी उसको ये बात जरूर समझ में आई होगी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो याद करो मैंने QSP बताया था। बहुत से बोलेंगे QSP क्या होता है, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे कि QSP क्या होता है, तो ये पता चल जाता है इससे कि उन्होंने नहीं पढ़ा है मुझसे, या उन्होंने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि जिसने QSP नहीं पढ़ा समझ लो उसने कुछ नहीं पढ़ा। QSP होता क्या है? QSP होता है क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट। जी हां, ये वो क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट होते हैं जो धमाधम आपके क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। और इसका मैं आपको एक ट्रेलर दिखाने जा रहा हूं, आओ जरा ध्यान से देख लो। QSP कहता है कि ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम का अगर रेशो, कंडीशन अप्लाई, सेंट्रल एटम कहां से होना चाहिए बेटा,
सेकंड पीरियड से होना चाहिए। कहां से होना चाहिए? सेकंड पीरियड से होना चाहिए। तो ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम का रेशो अगर 2.5 आ रहा है तो पक्का इसमें XOX लिंकेज होगा। अगर ये 2.5 से ज्यादा जा रहा है तो इसमें XOOX लिंकेज होगा। अगर ये 2.5 से कम आ रहा है तो इसमें XX लिंकेज होगा। अब जिस बच्चे ने मुझसे पढ़ा हुआ है, इस चीज को समझा हुआ है, वो इसको देखते ही बता देगा। कैसे भाई? N2O है, ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम का रेशो कोई भी बता देगा 2.5 से कम है, तो भैया इसमें कौन सा लिंकेज होना चाहिए? XX। तो याद करो N2O की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही बनवाई थी। हाँ या ना? यस और नो? क्लियर है भाई? आगे N2O3 की बात करूं, N2O4 की बात करें, N2O3 पे भी आएंगे, उसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। N2O4 पे आते हैं पहले। N2O4 ऑक्सीजन 4, सेंट्रल एटम 2, आंसर 2, यानी कि 2.5 से कम, यानी कि इसमें NN लिंकेज होना चाहिए। होता है साहब, ये लो। अब बात आती है बेटा N2O5 की, 5/2 यानी कि 2.5, यानी कि उसमें XOX लिंकेज होना चाहिए। तो याद करो N2O5 में XOX लिंकेज होता है, यानी कि NON। आप देख लो, जो लोग कहते हैं ना कि इनऑर्गेनिक सिर्फ रटने का है, उनके मुंह पे इट्स अ बिग स्लैप। क्या? कि आप देख लो भैया, सबके लॉजिक्स हैं, बस पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला चाहिए। मैं तो आपकी भी गलती नहीं मानता, मैंने कई बार मतलब टीचर्स को ही कहते हुए सुना है, अरे भैया इनऑर्गेनिक तो रटने का है, रट लो। ठीक है, तो भाई मतलब इसका मतलब ये है कि जब वो पढ़ रहे थे तब शायद उनको पढ़ाने वाला ATS से नहीं थे, मे भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो, क्योंकि मेरे जैसा टीचर तो कभी नहीं बोलेगा कि भाई इनऑर्गेनिक रट लो या ऑर्गेनिक रट लो या फिजिकल केमिस्ट्री रट लो। हाँ, इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि केमिस्ट्री चाहे कोई सी भी हो, चाहे IOC हो, चाहे OC हो, चाहे PC हो, भाई मेरे मैं साफ कह रहा हूं, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। डूबते को तिनके का सहारा है, एक कहावत सुनी होगी ना। ये तिनका नहीं बेटा, ये पूरे के पूरे जहाज है। कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं पे फिजिक्स में कहीं बच्चा मात खा रहा है, कहीं मैथ्स में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वहां पे होता है ना, एंड में हीरो की एक मुसीबत में एंट्री होती है, ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री होती है। हाँ, जहां पे आप मैथ्स और फिजिक्स से डिसअपॉइंट हो रहे होते हैं, मालूम चलता है वहां केमिस्ट्री आपकी नैया पार लगा के चली गई। और इसमें भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो होते हैं IOC और OC, ये बहुत ही स्कोरिंग होते हैं बेटा। बिना कैलकुलेशन के चुपचाप अगर आंसर पता है तो धैं आंसर लगाया और मस्त हो गए। तो मतलब फ्री फोकट के नंबर बट रहे होते हैं, बस कोई लूटने वाला चाहिए। समझ रहे हो? कोई लूटने वाला चाहिए, बस ये वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो कुल मिलाकर के ये आपको समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे सर वो N2O3 की क्या कहानी है? N2O3 आप कह रहे थे कि कुछ उसमें कंट्रोवर्सी होती है, वो क्या है? आइए देखिए क्या कंट्रोवर्सी होती है। N2O3 की दो तरह की स्ट्रक्चर होती है बेसिकली। एक जो हमने अभी पढ़ा नॉर्मल कंडीशन, वो ये, ठीक है, लाइक दिस। ऑक्सीजन और सेंट्रल एटम का रेशियो अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन कितने हैं? 3, सेंट्रल एटम कितने हैं? 2, 2.5 से कम है, यानी कि यहां पे क्या आना चाहिए? NN। लेकिन एक और स्ट्रक्चर भी होती है, कैसी? ऐसी। ये क्या हो गया इसको ये देखो भाई, बीच बीच में जादू हो जाता है, जो आता है वो सब गायब हो जाता है। ये देखो यहां पे ये वापस से प्रकट हो गया, उस समय गायब हो गया था, अब वापस से प्रकट हो गया। लो भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, यहां पे NN है, वहां पे NON है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये कैसा है? सिमेट्रिकल। और ये कैसा है बेटा? ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल। जी हां, इसमें सिमेट्री आ रही है। क्या आ रही है? सिमेट्री आ रही है। इसमें किसी तरह की सिमेट्री नहीं आ रही है।
तो अब हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या हुई कि जब N2O3 के बारे में पूछा गया, किसके बारे में पूछा गया, N2O3 के बारे में पूछा गया, तो ये बताना भूल गए कि N2O3 कौन है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है तो इसमें मैं NON बॉन्ड मानूंगा, अगर अनसिमेट्रिकल है तो इसमें NN बॉन्ड मानूंगा। इस वजह से इसके आंसर दो तरीके के निकलते हैं, ABC और AC। क्योंकि हमें नहीं पता N2O3 क्या है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सर आप इस जगह पेपर दे रहे होते 2009 में, 2009 में, इससे पहले तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, हाँ, तो बाय द एंड समरी इज दिस। अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर आप कब से पढ़ा रहे हो, तो बेटा जब तुम पैदा भी नहीं हुए होगे ना तब से पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो, हाँ चलो तब से पढ़ा रहे हैं, 18-20 साल हो गए करीब करीब। अब आगे सुन लो, जरा ध्यान से सुनना। ये N2O3 है बेटा। अगर आप मुझसे पूछो कि आप अगर यहां पे आंसर देते तो क्या देते, तो भाई मैं तो सही बताऊं तो मैं तो इसको सही मानता। किसको, इस वाले को। अब आप बोलेंगे सर क्यों, भाई देखो आपकी जो बोर्ड बुक है NCERT वॉटएवर जो भी आप यूज करते हो उसमें यही स्ट्रक्चर दी हुई है, और यही जो आपकी बोर्ड बुक है जिसमें ये स्ट्रक्चर दी है बेटा, वो बुक ही असली में देखा जाए तो भगवान है। जो उसमें लिखा हुआ है वही वो लोग फॉलो करेंगे, वही अंतिम सत्य है। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो इसी को ज्यादा सही मानता। यह अलग बात है कि उस समय कंट्रोवर्सी हुई और इसके दो दो आंसर मान लिए गए, ये भी और वो भी, क्योंकि दो तरह से होता है, सिमेट्रिकल भी होता है और अनसिमेट्रिकल भी। लेकिन बुक में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अनसिमेट्रिकल वाले का डायग्राम दिया हुआ है, सिमेट्रिकल वाले का डायग्राम नहीं दिया है। तो अगर मैं बोलूं तो मैं तो भैया इसका फाइनल आंसर मानता ABC। बात समझ में आ रही है, मेरे हिसाब से इसका ABC आंसर ज्यादा सही होता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑर्डर करना है, ऑर्डरिंग ऑफ कंपाउंड इन अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। HNO3 10-15 दिन बाद एडवांस है, और जिसको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ना पता हो तो भाई मैं उसके लिए क्या बोलूं, बस सिंपैथी है मेरे मन में उसके लिए, और तो मैं क्या बोलूं इससे ज्यादा। हाँ, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा, HNO3 में +5 होती है, NO में क्या होती है बेटा, +2 होती है। अच्छा, N2 में क्या होती है बेटा, N2 में 0 होती है। और बचा कौन, NH4Cl। तो NH4Cl को तोड़ दिया, NH4+ और Cl-। अब NH4+ में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं देखूं तो -3 होती है। तो अब जब आपको सारी ऑक्सीडेशन स्टेट पता है तो अब आप बड़े आराम से ऑर्डर बता सकते हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बाय द एंड समरी इज दिस, आंसर बॉम्बे होगा। क्या होगा, आंसर बॉम्बे होगा, यानी कि बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ XCO2F2 मॉलिक्यूल इज, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ नहीं जाता है, हार्डली सेकंड्स लगते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये देखो भाई, ओके, यहां पे क्या आएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। हाइब्रिडाइजेशन कितने सिग्मा बेटा, 2 सिग्मा ये 2 सिग्मा ये 4 और 1 लोन पेयर, 4 सिग्मा 1 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन sp3d। इस स्ट्रक्चर को हम कई नाम से जानते हैं, सीसॉ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, सीसॉ के नाम से जानते हैं, जो इसका आंसर है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, टीटर टोटर, ये एक और नाम होता है इसका, टीटर टोटर। बात समझ में आ रही है, सीसॉ, टीटर टोटर, डाइस्फिनोइडल, आई रिपीट डाइस्फिनोइडल, सॉ हॉर्स, ऐसे इसके 4 नाम होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ा रहा था तब ये सारे नाम मैंने लिखवाए हुए हैं, टीटर टोटर, सॉ हॉर्स, सीसॉ और डाइस्फिनोइडल, ये इसके नाम होते हैं बेटा, ठीक है। तो किसी नाम से भी आ जाए आप आंसर बता देंगे भाई, हो जाएगा।
आंसर इसका क्या है? डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड विद टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम इज ओब्लिगा। भाई कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके पास क्या है? दो लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है? दो। तो हर एक का हाइब्रिडाइजेशन हमें पता होना चाहिए, डायग्राम बना बना करके देखेंगे भाई। तो BrF5 अभी थोड़ी देर पहले हमने डायग्राम बना करके देखा था, हाँ या ना? ये लो, तो एक लोन पेयर है, ये तो इसका आंसर नहीं होगा। ClF3 आइए देखे लेते हैं। तो ClF3 की अगर हम बात करें तो यहां पे दो लोन पेयर हैं। HCF4 की अगर हम बात करें बेटा तो यहां पर भी दो लोन पेयर हैं। हर एक का आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या किया जाता है, पता होना चाहिए। और ये मत कहना कि मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता है, क्योंकि भाई साहब मेंस हो चुका है और एडवांस की आप तैयारी कर रहे हो, और अगर ये कह रहे हो नहीं हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता है, तो कसम से कह रहा हूं भाई शेर की सवारी कराए फिर तो। हाँ, बहुत दिलेर थे, इसका मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता नहीं और मेंस दे आए और उसमें परसेंटाइल भी ले आए, तो ये तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब कसम से कह रहा हूँ, IIT का आपने तो मतलब मेंस का आपने तो गढ़ जीत लिया, किले फतेह कर लिया भैया, मानना पड़ेगा। खैर इतना बड़ा चमत्कार नहीं हुआ होगा, मैं पूरी उम्मीद रखता हूं इतनी तो। खैर चलो, तो ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं हर एक मॉलिक्यूल। अब आप देख लीजिए कहां पे दो लोन पेयर हैं। फाइनल आंसर क्या हो गया बेटा? बॉम्बे और कैलकाटा। ओके, बी एंड सी। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? आइए, द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरेक्स हैज। तो बेटा बोरेक्स की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। बोरोन, बोरोन, बोरोन और बोरोन आपस में किससे जुड़े होते हैं बेटा? ऑक्सीजन से। किससे जुड़े होते हैं? ऑक्सीजन से। कई से आई से, लाइक दिस। ओके, और यहां पे नेगेटिव चार्ज है क्योंकि चार कोवेलेंसी शो कर रहा है, तो जहां चार कोवेलेंसी है वहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, और उनके साथ कौन जुड़ा हुआ है? Na+। अब आपके सामने स्ट्रक्चर है सारी, और आप इसको देख करके बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं, बड़े आराम से। कैसे? जरा ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट होती है, हाँ साहब देख लो ध्यान से किस तरह की यूनिट है। चार बोरोन है, हाँ जरा ध्यान से देखना क्या है। चार बोरोन है, दो sp3 है। ये वाले बोरोन कैसे हैं बेटा? जहां चार सिग्मा दिखाई दे रहे हैं sp3 है, और ये कैसे है बेटा? sp2 है। ओके, आगे, ऑल बोरोन एटम इन द सेम प्लेन? नो, नेवर, कभी नहीं। जब दो sp2 है, दो sp3 है, चारों एक प्लेन में आ ही नहीं सकते। मैक्सिमम तीन आ सकते हैं, याद रखना। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? तीन आ सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आगे, इक्वल नंबर ऑफ sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन एटम? हाँ, दो sp3 दो sp2 इक्वल है। वन टर्मिनल हाइड्रोक्साइड पर बोरोन एटम? हाँ साहब, हर एक बोरोन पे एक OH ग्रुप है। फाइनल आंसर क्या है? A, C और D। बिल्कुल सही बात है, ये इसकी यूनिट है। अगर मैं इसको बिना Na+ के बनाऊं, कैसे? बिना Na+ के, तो मैं इसको ऐसे ही बनाऊंगा B4O5। ये देखो B4O5 और OH44, बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ऑन ईच सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीशीज। कुछ मॉलिक्यूल आपको दिए गए हैं और आपको यह पता लगाना है कि भाई इनके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितने हैं। फिर अपन सबको जोड़ देंगे और फिर अपन चेक करेंगे कि इसका आंसर कितना आया। जैसे TeBr6 2- है। आई रिपीट, TeBr6 2-। मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको बता देता हूं, कहीं किसी बच्चे को बाय द वे दिक्कत हो। वैसे तो आना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूं। टेलुरियम क्या है बेटा? टेलुरियम।
ऑक्सीजन फैमिली का है। किसका है? ऑक्सीजन फैमिली का, यानी कि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन पहले से ही लेकर के बैठा हुआ है। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। और 2 माइनस है, यानी कि 2 और लेकर के बैठा हुआ है। कितने हो गए? 8। अब ब्रोमीन कितने हैं? 6। हर एक को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। कैसे जोड़ दो? सिंगल बॉन्ड से। कितने सिग्मा दिखाई दे रहे हैं साहब? 6 सिग्मा और एक लोन पेयर। 6 सिग्मा और एक लोन पेयर। समझ में आ गया? यानी कि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है। खैर उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें तो लोन पेयर पता करने थे। लोन पेयर हमें पता चल गए। कितने लोन पेयर है साहब? एक लोन पेयर तो इसमें है। किसमें? इसमें 1 लोन पेयर। अब बात आती है साहब BrF2 प्लस की। तो ये ब्रोमीन है साहब, ये 2 फ्लोरीन है, यहां पे भी 2 लोन पेयर है। कितने हैं? 2 लोन पेयर। अब बात आती है SnF3 की। यहां पे क्वेश्चन मन में यह आता है कि सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, कौन है? तो देखो भाई, फ्लोरीन तो कभी सेंट्रल एटम हो नहीं सकता क्योंकि उसकी सिंगल कोवेलेंसी है। हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता क्योंकि उसकी सिंगल कोवेलेंसी है। तो फिर यहां पे कौन है सेंट्रल एटम? जो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या जिसकी सबसे ज्यादा कोवेलेंसी हो। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंसी सल्फर की है, 6 बॉन्ड बना सकता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी वही है। तो ये मॉलिक्यूल आई से बनेगा। कई से? आई से। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलती से सल्फर की जगह नाइट्रोजन को रख देते हैं, नाइट्रोजन की जगह सल्फर को, और सब काटा कूटा मच जाता है, सब गलत हो जाता है। बहुत से तो बच्चे सोचते हैं शायद ये मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो गलत। ये सही तरीका है। एंड बाय द वे इसमें 4 सिग्मा है, यानी कि sp3 है, कोई लोन पेयर नहीं है सल्फर पर। अब बात आती है HCF3 माइनस। HCF3 माइनस में क्या होता है जरा ध्यान से देखना। ये जो HCF3 माइनस है बेटा, हाँ, अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन वॉच करें तो जरा ध्यान से देखना। जिनॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रखता है। और फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो कितने फ्लोरीन है भाई? 3 फ्लोरीन है। तो ये देखो मैंने 3 ऐसे सिग्मा बॉन्ड दिखा दिए। अच्छा, माइनस भी है तो 1 इलेक्ट्रॉन और मैंने क्या किया बेटा? बढ़ा दिया। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 सिग्मा और कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर, यानी कि मिलकर के हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है बेटा? sp3d2 बन रहा है। अब मजे की बात, sp3d2 ऐसा तो कोई केस ही नहीं पढ़ाया जाता था जिसमें 3 सिग्मा हो और 3 लोन पेयर हो, ये वो। क्योंकि एक जमाना था भाई, एक समय था जब माना जाता था कि ये शायद मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन आप देखिए, ये एग्जिस्ट करता है, और इसकी बाकायदा क्या कहते हैं, मैं ज्योमेट्री भी बता करके आता हूं, हमेशा बताता आया हूं। ठीक है, 2 तरह के अरेंजमेंट होते हैं, एक तो वाई शेप होता है और एक टी शेप होता है, और ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है और ये मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबलाइज रख पाता है। तो ये 2 तरह के अरेंजमेंट में पॉसिबल है, वाई शेप और टी शेप। आपस में क्या करता रहता है, ये इंटरचेंज होता रहता है ताकि एनर्जी का लॉस होता रहे और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है बेटा HCF3 माइनस। बहुतों को लगता है कि नहीं करता है, लेकिन ये करता है। आगे तो इसमें कितने लोन पेयर हो गए? 3 लोन पेयर। तो 3 लोन पेयर तो इसमें हो गए और 2 लोन पेयर इसमें हो गए, एक इसमें हो गए। कितने हो गए? 3 और 2 5 और 1 6। इसका आंसर फाइनली कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, और 6 ही होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस एटम इन H3PO2, H3PO4, H3PO3 एंड H4P2O6। तो भाई एक बात तो है फिक्स कि ये +1 होता है, ये +5 होता है और ये +3 होता है। और रही बात इसके ऑक्सीडेशन की, तो भाई इसकी ऑक्सीडेशन भी निकाल लो। ये कितना होता है? ये होता है +4। कितना होता है? +4 होता है।
इसकी ऑक्सीडेशन आप निकाल लीजिए, H4P2O6, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं लाला, 6, एक पे -2, तो यानी कि कितना हो गया, -12, करेक्ट। और हाइड्रोजन इनके सामने कैसा काम करेगा, प्लस का, तो +4 और -12 कैंसिल हो गए, कितना बचा लाला, जल्दी बोलो, -8 बचा, कितना बचा, -8, और 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, हाँ या ना, 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या बच जाएगा लाला, -4, और ये x के उस तरफ चला जाएगा, नो डाउट इन इट, तो ये +4 में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली ऑक्सीडेशन क्या आ रही है, +4 आ रही है। अब आप देख लीजिए, आपको पता है कि सबसे ज्यादा H3PO4 की होती है, चेक कर लो भाई किस किस ऑप्शन में H3PO4 है, एक तो A में है और एक D में, तो B और C तो वैसे भी नहीं हो सकते। अब बचा कौन, ये, तो इसके बाद कौन होना चाहिए, H4P2O6 होना चाहिए। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट बड़े आराम से बता सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, ये लो भाई डी, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फोटेरिक, ये बीच में मैंने जानबूझ के क्वेश्चन इसलिए डाला, मैं देखना चाहता था कि जब मैंने पहली बार में ये क्वेश्चन बताया तब आप लोगों ने अच्छे से सुना या नहीं सुना। तो जिस बच्चे ने पहली बार में जब मैंने ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन दिया था, तो अगर वो आपने ध्यान से सुना होगा तो अभी आप बड़े आराम से पहचान लोगे कि इसमें कौन कौन एम्फोटेरिक हैं। तो भाई देख लो भाई ध्यान से कौन कौन है, फाइनली अच्छे से वीडियो को पॉज करके है, होपफुली देख लिया होगा, मैं बता दूं। जैसे Cr2O3 एम्फोटेरिक है, BeO, SNO, SNO2 सब है, तो एक तो ए ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। यहां पे ये भी सब एम्फोटेरिक है, बी भी होना चाहिए। यहां पे ये एम्फोटेरिक नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो ये नहीं होना चाहिए। और यहां पे ये बेसिक है, ये नहीं होना चाहिए, यानी कि इसका आंसर ए और बी होना चाहिए। ओके, लीजिए अगला, the total number of compound having at least one bridging oxo group among the molecule given below, यानी कि वही एक उनमें क्या होना चाहिए, ऑक्सो ग्रुप लिंकेज होना चाहिए, यानी कि XOX लिंकेज होना चाहिए। तो भाई किसमें है किसमें नहीं है, तो यहां पे भी देखो 2018 में ये क्वेश्चन आया था और यहां पे भी N2O3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, N2O3, तो इसको काउंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो N2O5 की स्ट्रक्चर बता चुका हूं अभी अभी थोड़ी देर पहले, कैसी होती है लाला, IC, कैसी, IC, दिस इज N2O5, करेक्ट। लेकिन उसके बाद बात करें P4O6 की, तो P4O6 की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, P4O6, P4O10 सारी स्ट्रक्चर बताई हुई है, याद करो। ये P4O6 हो गया, इसमें भी X तो X लिंकेज होता है। इसी तरह से अगर P4O7 की बात करूं तो इन 4 फॉस्फोरस में से किसी एक जगह क्या करो, डबल बॉन्ड O दिखा दो, तो वो P4O7 हो जाएगा। इसी तरह से H4P2O5 की बात करूं, किसकी बात करूं, H4P2O5 की, तो इसकी स्ट्रक्चर ऑक्सी एसिड है, बता चुका हूं, आपको पता होनी चाहिए, फिर भी बता देता हूं भाई, ये लो, दिस इज H4P2O5। इसी तरह से आगे देख लीजिए H5P3O10 है, तो ये स्ट्रक्चर भी आपको पता होनी चाहिए, इसमें POP लिंकेज होता है, लाइक दिस। कहने का मतलब है हर एक ऑक्सी एसिड की मैंने स्ट्रक्चर बताई हुई है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इसी तरह से H2S2O3 है लाला, H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड, और एक बचता है H2S2O5, H2S2O5, हालांकि अभी इससे मिलती जुलती स्ट्रक्चर बताई थी, यहां पे बताए देते हैं। ये लो, ओके,
तो बाय द एंड समरी इज दिस, ये बन गया बेटा H2S2O5। अब आप देख लो किसमें है किसमें नहीं है, और N2O3 का तो मैं पूरी कहानी आपको समझा ही चुका हूं। तो फाइनल इसके दो आंसर हो गए 5 और 6। 5 तब जब इसको ना काउंट करें N2O3 को, और 6 तब जब इसको अपन क्या करें, काउंट करें। तो इन सब में पीओपी लिंकेज, इन सब में एक्सोएक्स लिंकेज है। बात समझ में आ रही है? इन सब में क्या है, ऑक्सो ग्रुप है, ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप। ओके, और बाकी N2O3 का मामला क्या है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मैं आपको बता चुका हूं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स आयन विच हैज नो डी इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल मेटल एटम। क्या होगा भाई, ऐसा मॉलिक्यूल बताइए जिसके डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो, खाली पड़ा हो। वेरी सिंपल, बहुत ही देखते ही आंसर वैसे तो आ सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट पहचानना आनी चाहिए। MnO4- यहां पे आपको पता होना चाहिए बेटा ये +7 है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन निकालना आनी चाहिए। आगे अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज +3 है, यानी कि कोबाल्ट कितना है, +3। यहां पे आयरन अंदर -6 होते हुए भी बाहर -3 है, यानी कि अंदर +3 है। क्रोमियम H2O न्यूट्रल है, बाहर +3 है, यानी कि Cr भी क्या है, +3 है। अब ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि अगर कोबाल्ट, आयरन और क्रोमियम को देखें तो कोई सब +3 ऑक्सीडेशन में है, यानी कि ऐसा कोई स्पीशीज नहीं है जिसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 0 हो। लेकिन MnO4- में मैग्नीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि वहां पर डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आंसर इज ए। आइए चेक कर लें, फाइनल आंसर इज ए। चलिए अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन द फॉलोइंग स्पीशीज। अमोनिया सबको पता है बेटा sp3 होता है, उसके बाद PtCl4 की बात करें, PtCl4 आप कहेंगे सर ये तो WFL है, क्लोरीन कैसा है, WFL है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होना चाहिए। गलत। याद करिए कोऑर्डिनेशन पढ़ाते समय मैंने एक बात बोली थी कि जो सेकंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के मेटल होते हैं उनमें Z इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, और वो WFL से भी लोन पेयर बहुत आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसके चलते वो बहुत आसानी से WFL उनको लोन पेयर दे देता है, और वो WFL भी SFL की तरह बिहेव करने लगता है। तो यहाँ पे प्लेटिनम जो है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है, Z इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और इसकी वजह से क्लोरीन क्या कर रहा है, इसको बड़ी आसानी से अपना लोन पेयर दे रहा है, ये WFL की तरह ना बिहेव करके SFL की तरह बिहेव करने लगा, और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना होकर के dsp2 हो गया। आगे PCl5 की मैं बात करूं, सबको पता है sp3d होता है, और आखिरी कौन बचता है, BCl3 बेटा, तो BCl3 क्या होता है, sp2 होता है। क्या होता है, sp2 होता है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको आंसर बड़े आराम से पहचानने में आ रहा होगा। तो द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीशीज हैविंग टेट्राहेड्रल शेप। अब भी अभी मैंने एक लाइन बताई, आई रिपीट, अब भी अभी मैंने एक लाइन बताई, ध्यान से देखिए। पैलेडियम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, निकेल फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, पैलेडियम सेकंड ट्रांजिशन, निकेल फर्स्ट ट्रांजिशन, हाँ या ना? तो भाई मेरे सारे के सारे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एक सिंपल सा उसूल होता है, सिंपल सा एक प्रिंसिपल होता है कि साहब SFL आया, क्या आया, SFL आया तो DSP2 बोलेंगे, WFL आया तो sp3 बोलेंगे। ये सीधा सा प्रिंसिपल होता है। लेकिन एक लाइन अभी अभी मैंने बोली, थोड़ी देर पहले बोली, कहां बोली, इस क्वेश्चन में बोली, यहां बोली, क्या कि जब सेकेंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का CMA हो, सेंट्रल मेटल एटम, तो ड्यू टू हाई Z इफेक्ट उसके सामने WFL भी SFL की तरह बिहेव करता है। तो द फाइनल आंसर अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई इसमें टेट्राहेड्रल कौन होगा, तो निकेल होगा। कौन होगा बेटा,
निकल वाला कॉम्प्लेक्स होगा। बाकी ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे साइनाइड SFL है, तो ये नहीं होगा। और पैलेडियम वाले इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि एक में तो SFL है ही है, दूसरे में क्या है, WFL है माना, लेकिन वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का है, तो वो तो DsP2 बनाएगा ही बनाएगा। तो टेट्राहेड्रल यहां पे सिर्फ एक है, अब वो कौन है बेटा, D। चलिए, द पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग मेटल इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, और मैं बिना पेन चलाए आपको बड़े सिंपल वे में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाऊंगा, वो भी किसकी, स्पेशली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। MnO2 की तो आप पहचान ही लोगे, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये +4 है, ये +3 है, ये तो मुझे पता है, आप बड़े आराम से पता कर लोगे। यहां पे ये +6 है, मुझे पता है, ये भी बता दोगे। दिक्कत कहां आती है, कॉम्प्लेक्स में आती है। तो कॉम्प्लेक्स में बिना पेन चलाए कैसे पता करना है, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। साइनाइड -1 होता है इसका चार्ज। अब आप अपने आप से क्रॉस क्वेश्चन करिए, अंदर माइनस कितने हैं, 6, तब भी बाहर क्या है, -3, यानी कि अंदर -6 होते हुए भी बाहर अगर -3 है, इसका मतलब अंदर CMA पे +3 चार्ज है, क्योंकि +3 -6 मिलकर के ही बाहर -3 बचेगा। तो ये तरीका होता है बहुत सिंपल, किसी ने ना सुना हो तो दोबारा मैं बोले देता हूं। अंदर -6 है, बाहर 3 है, यानी कि अंदर -6 होते हुए भी बाहर 3 है, यानी कि अंदर +3 है। वेरी सिंपल। अब आप बाकियों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लें, आपको आंसर पता चल जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है भाई, बॉम्बे। ओके, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन यहां पे ये +6 है और यहां पे ये +7 है, जबकि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आयरन की, वो कितनी होती है बेटा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +6 होती है। बात समझ में आ रही है। कोबाल्ट की 4 होती है, ठीक है, और निकल की भी 4 करीब होती है, लेकिन यहां पे मैक्सिमम की बात चल रही है, तो वो +7 और +6, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, μ होता है √n×n+2, बोर मैग्नेट्रॉन, करेक्ट। अब आपके सामने सबसे बड़ा एक चैलेंज बताऊं क्या है, मैं बता दूं क्या है। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो बाहर Hg है ये +2 है या +1 है, मैं कैसे पता करूं। वेरी सिंपल, अगर अकेला Hg लिखा है तो वो +2 होता है, और अगर Hg2 लिखा होता तो समझ जाना कि वो +1 होता है। जी हां, Hg2 लिखा होता है, यहां पे Hg2 होता, क्या होता है, Hg2। फॉर एग्जाम्पल HgCrO4 ये +2 है, लेकिन Hg2CrO4 ये +1 है। बात समझ में आई, +1 ऑन ईच। होता क्या है बेटा, Hg याद करो, आप लोगों ने डी ब्लॉक पढ़ा होगा, Hg के बीच में एक बॉन्ड पाया जाता है, उसके जो 6s के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे ना जाकर के जब एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो वो आपस में दोनों तरफ के, दोनों Hg के 6s के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन वो आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं। तो Hg में भी पाया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे मेटल के बीच में ये बॉन्ड होता है, ठीक है, और इसी वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट पहचानने का तरीका है। अगर अकेला Hg लिखा हो तो उसको +2 मानना, और अगर मान लो Hg2 लिखा हो तो उसको Hg को +1 मानना। तो यहां पे ये Hg क्या है बेटा, +2 है। अब आप दिमाग लगाइए, अंदर -4 होते हुए भी बाहर क्या है, यहां पर -2 आ रहा है, तभी तो इधर +2 है। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, +2 होगी। अब जब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन +2 है तो कोबाल्ट होता है 3d7 4s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, d7 बचा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, WFL है, टेट्राहेड्रल बनेगा।
तो टेट्राहेड्रल को दिखाने का तरीका ये होता है, 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेयर्ड आ रहे हैं, इसमें रखूंगा, आंसर बी आएगा, यानी कि 15, √15। ये तरीका होता है। तो ये Hg को पहचानने का एक शानदार तरीका होता है, ये ध्यान रखना। आगे, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस। जब भी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आए उसको फॉर्मेट में बदल लेना। क्या मतलब, M A4 B2। अब ये MA4 B2 है, ये GI शो कर सकता है, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो कर सकता है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल भी तो शो कर रहा है। कैसे कि एक बार Cl को अंदर ले जाओ, Br को बाहर ले जाओ, तो ये एक तरह की क्या हो गई, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गई। तो यानी कि ज्योमेट्रिकल और आयनाइजेशन दोनों तरह की आइसोमेरिज्म्स को शो कर रहा है। आंसर इज ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, among the following metal carbonyls CO bond order is lowest in, यानी कि सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। तो देखो भाई, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में ये रिलेशन होता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। आप चाहो तो इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि भाई जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो अब भाई सीधी सी बात है कि यहां पे हम क्या लगाएंगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सिनर्जिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सिनर्जिक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लो ये मेटल है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन जितना कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में जाएगा उतना ही ज्यादा यहां पे बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम होता जाएगा। अब मेटल से इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा कब जाएगा, जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब होगा, जब इस पर नेगेटिव चार्ज हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। वेरी सिंपल, आंसर इज डी, वेरी सिंपल। सिनर्जिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगाइए। ये M नेगेटिव चार्ज लिए बैठा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा गया, कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा गया, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका, CO का, कहां होगा, वेनेडियम के कॉम्प्लेक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आता है वो क्या है, मैच द कॉम्प्लेक्स। वही 1 और 2 को अपन को मैच कराना है, देखना है, ठीक है, एक एक करके देखते जाते हैं। ये है कॉम्प्लेक्स, इसको अपन ने फॉर्मेट में बदल दिया, MA4B2। क्या ये GI शो करेगा, हाँ शो करेगा, ठीक है। क्या ये आयनाइजेशन GI शो करेगा, हाँ करेगा। पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक, वो मैं इसका क्या करूंगा बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, यहाँ पे +2 आ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप पहचान सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी देख ली, और मैं इसमें ये देखूंगा कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है तो ये पैरा है, नहीं है तो ये डाया है। तो कोबाल्ट +2 का मतलब होता है कि कोबाल्ट +2 का मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब डी में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको मैं कैसे भरूं, मेरे सामने ये क्वेश्चन है कि कैसे भरूं। क्यों, क्योंकि 4 SFL है, 2 WFL है। तो भाई 4 SFL है, 2 WFL है, तो SFL ज्यादा है, SFL की चलेगी। तो मैं जो 7 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। एक अनपेयर्ड दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, यानी कि ये कैसा होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। और ऑक्सीडेशन तो +2 है ही, तो इसका आंसर PQS होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, PQS है। इसी तरह से दूसरे को देखो साहब, MA2B2 प्लेटिनम है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन तो +2 आ ही रही है, सब पेयर्ड हो गए, तो GI भी शो करेगा, डायमैग्नेटिक भी होगा और +2 ऑक्सीडेशन भी है, तो PRS इसका आंसर होना चाहिए।
इसी तरह से आप इसको भी निकाल लीजिए, इसी तरह से इसको भी निकाल लीजिए। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई ऐसा एक्सेप्शनल केस तो है नहीं जिसको आप ना निकाल पाए। बहुत ही सिंपल सा है। कोबाल्ट की यहां पे भी 2 Cl है, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन है, और WFL है, तो आप समझ जाओ कि यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे थे, इस बार कैसे भरे जाएंगे, आप समझ जाओ। आगे ये Ni+2 ऑक्सीडेशन है, D8 सिस्टम है बेटा। ये तो हमेशा चाहे WFL हो चाहे SFL, D8 सिस्टम हमेशा इसका पैरामैग्नेटिक ही होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो बड़े आराम से आप ऑक्सीडेशन भी निकाल सकते हैं, बड़े आराम से आप ये भी देख सकते हैं कि ये GI शो करेगा नहीं करेगा। जैसे साफ दिखाई दे रहा है कि C और D GI शो नहीं करेंगे। ये लो भाई, साफ आंसर दिखाई दे रहा है कि एक तो पैरामैग्नेटिक होंगे और ऑक्सीडेशन क्या होगी, +2 होगी। अगला क्वेश्चन, Among the following the colored compound is, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मन में डराते हैं, डर पैदा करते हैं। अरे यार ये क्या है, कैसे पता करें कौन कलर्ड है कौन कलर्ड नहीं है। कुछ मत करो, सिर्फ इनकी ऑक्सीडेशन देखो। जैसे ये +1 है, ये कितना है बेटा, ये भी +1 है, ओके, ये +2 है, और ये भी क्या है, +1 है। अब वेरी सिंपल, कॉपर जो होता है वो 3d10 4s1 होता है। क्या होता है, 4s1 होता है, करेक्ट। अब अगर मान लो +1 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, और +2 है तो एक इलेक्ट्रॉन 3d से भी जाएगा। तो कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है तो ये 3d9 हो जाएगा। तो यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो कैसी होगी, पैरा, और +1 कैसी होगी लाला, +1 कैसी होगी, डाया। कैसी होगी, डाया। तो हम आराम से कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, सी। ओके, तो भैया ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इनकी बढ़िया से आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, सक्सेस का एक मूल मंत्र देकर के जा रहा हूं, क्या कि पहले अपने ऊपर भरोसा करना सीखें। आप अपने ऊपर अगर बिलीव करते हैं तो आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आपने पिछले 2 साल 3 सालों में जितनी मेहनत की है, अब वो समय आ गया है कि आप उस मेहनत का एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। लेकिन याद रखिए, उसकी शुरुआत आपके किससे होती है बेटा, भरोसे से होती है। वहां जाकर के ये सोचना, या वहां जाने से पहले ये सोचना कि मुझे तो पुराना, मैं भूलता जा रहा हूं, मुझे तो याद ही नहीं है, पता नहीं मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, यार फिजिक्स तो मुझसे हो ही नहीं पाती है, मैथ्स ऐसी है वैसी है, केमिस्ट्री का पता नहीं क्या हाल है। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स ना लाएं, अपने ऊपर भरोसा रखें। ध्यान रखिए, 3 साल 2 साल, जब भी जितनी भी आपने जो भी मेहनत की है, वो मेहनत आपको एक दिन पूरा पे करके जाएगी। वो मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। चलते चलते सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है दुनिया में कुछ, तू जरा हिम्मत तो कर। बदलेंगे ख्वाब तेरे हकीकत में, तू जरा दिल से कोशिश तो कर। तो इसीलिए कह रहा हूं बेटा, दिल से कोशिश करो, सक्सेस मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।